वैसे हनी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? वैन, लिंडा, तुम दोनों अब हस्बैंड एंड वाइफ हो। जिस गांव से भी मैं गुजरा, प्लेग, युद्ध, नरसंहार, आपदाएं कभी खत्म नहीं हुई। मैं जहां भी गया, दर्द और निराशा की अंतिम चीखें पीछा करती रही। लिंडा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ओह मैन, मुझे तो ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हा हा हा। कौन हो और तुम ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? असुरा रियून के साथ पैदा हुए हो। कोई है जिसे तुम्हारे रियून की जरूरत है, तुम्हारी सच्ची बर्बादी की जरूरत है, जो तुम्हारे सच्चे विनाश को चाहता है। असली ताकत। मैं मानना चाहता था कि सब कुछ एक ही रियून की वजह से नहीं था, लेकिन तुम कह रहे हो कि शुरू से ही कोई रास्ता नहीं था। अंत में मेरा अस्तित्व ही केवल बर्बादी और मौत लाया। इस क्षण से मैं पैदा हुआ, तब से ही इस शापित भाग्य से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर मैंने भाग्य को थोड़ा पहले स्वीकार कर लिया होता, क्या चाचा, चाची और लिंडा जीवित रहते? सिर्फ एक बार मैंने सोचा यह अलग हो सकता है कि शायद मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। तो वे इसीलिए मर गए। मैंने देखा मेरी व्यर्थ आशा, मेरी लालची इच्छा ने सबको मार डाला। मुझे कभी भी माफ मत करना। अगर भगवान का अस्तित्व है तो मुझ पर अकेले इतना करोड़ भाग्य क्यों थोपा जा रहा है? नहीं, अब देवताओं का क्या काम। मैं बहुत थक गया हूँ। ये बहुत ज्यादा ही दर्द देता है। मैं अब और जीना नहीं चाहता। प्लीज अब मुझे मरने दो, मरने दो, मरने दो, बस शांति से मरने दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई लव यू वैन फॉर एवर। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। इसे खत्म करने का क्या अधिकार है? तुम्हें अभी नहीं मरना है, तुम्हें अभी भी कुछ करना है। या कुछ बचा है, वो है बदला। असुरा रियून हमेशा बर्बादी लाता है। मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई भी रेन नहीं है जो कि इससे भी ज्यादा बदतर हो। इस बर्बादी से बदतर और कुछ भी नहीं हो सकता। जो बर्बादी तुम्हारे पास है, जो रियून तुम्हारे पास है, उसे उसकी जरूरत है। वो ऐसा ही चाहते हैं, तो फिर मैं उन्हें खुद महसूस कराऊंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरा रियून असलियत में है क्या। सभी लोग बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मर रहा हूँ, बदला लेने तक क्या इंतजार कर सकते हो? ऐसा करने के लिए मुझे इस पॉकेट डायमेंशन को तोड़ना होगा। क्या मेरा सपना? सबसे पहले तो मैं तुमसे शादी करूंगी और फिर तुम्हारी वाइफ बनूंगी, और जो मेरे पेरेंट्स होंगे वो तुम्हारे इन लॉस बन जाएंगे, और फिर उसके बाद ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, एक बेटा और एक बेटी, और एक घर जहाँ तुम हमेशा मुस्कुराते हुए वापस आओगे, एक फैमिली फ्रेंड जो कि तुम्हें सेफ रखेगा। यही मेरा सपना है। बर्बादी की असली ताकत आखिरकार निकलने ही लगी। असली ताकत बर्बादी की, द पावर ऑफ रेन, असुरा रियोन। अगर ये पावर उस दिन अवेकन हुई होती तो उनमें से कोई भी नहीं मरता। मैंने सही कहा ना? हा हा। हरामी कैसुरे कहाँ है? मुझे बताओ। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। मेरी मर्जी होती तो मैं अभी जॉय किंगडम पर अटैक कर देता, लेकिन मैं इन बैंडिट्स पर विश्वास नहीं कर सकता। भले ही इसमें कुछ समय लगे, मुझे उस कमीने कैसुरॉक से मिलना होगा और मुझे खुद से उससे सब कुछ कंफर्म करना होगा। तो अंकल, आंटी और लिंडा, बस कुछ समय के लिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन उसके बदले में ये मेरा छोटा सा उपहार है, क्योंकि मुझे आर्टिस्टिक सेंस नहीं है। भले ही ये आपको पसंद ना हो, लेकिन अभी के लिए प्लीज आपको इससे ही संतुष्ट होना पड़े, क्योंकि अभी हमारा बदला शुरू हुआ है। तो चलो अभी सबसे पहले नोडा किंगडम चलते हैं।
रियोन क्राफ्ट एक पवित्र शक्ति जो मानव जाति की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और ऐसे चुने हुए लोग जो कि रियोन क्राफ्ट की शक्ति के साथ पैदा हुए अलौकिक शक्ति से प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती दी और सभी चीजों में राजाओं के रूप में राज्य किया। उनके शासन में प्राचीन लोग रियोन क्राफ्ट की देवताओं द्वारा दिए गए आशीर्वाद के रूप में प्रशंसा की और इसे एक चमत्कार के रूप में स्वीकार किया। हालांकि अनगिनत रियोन्स के बीच केवल एक ही था, एकमात्र रियोन जिसे अभिशाप के रूप में निंदित किया गया, द असुरा रियोन। और इतना बताने के बाद हमारी स्टोरी यहीं पर स्टार्ट होती है। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक लड़का कुछ लोगों से बचते हुए भाग रहा होता है और उसी समय बहुत सारे लोग हथियारों के साथ में उस लड़के को भगा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं दोबारा अपना फेस यहाँ मत दिखाना, कभी यहाँ से भाग जा शैतान। लेकिन इस समय जो वो लड़का था वो भी वहाँ पर नहीं रुकता है, वो भी बस भागता हुआ आगे जाता ही रहता है। दोबारा से हमें बताया जाता है प्राचीन काल से जो लोग भी इस रियोन के साथ पैदा हुए, यानी कि जो लोग भी असुरा रियोन के साथ पैदा हुए, वो बिना हार के बर्बादी ला सकते हैं। और इस समय जो अपना एमसी था वो जमीन पर गिर चुका था। जब वो अपने सामने देखता है तो पाता है कुछ लोग उसके ही तरफ आ रहे थे और आते हुए कहते हैं क्या वो इंसान है? हे भगवान, वो तो खून से लथपथ है, हमें सबसे पहले इसके खून को रोकना होगा। हनी, लिंडा, जल्दी से रियोन क्राफ्ट का यूज करो। लेकिन इस समय अपना एमसी पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था और अब हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 7 साल बाद हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा था, नहीं हमने तुम्हें बताया ना कि हमें कुछ भी नहीं पता है, आखिर असुरा रियोन इस जगह पर क्यों होगा? तुमने इस गाँव की हर झोपड़ी को ढूंढ डाला है, तो अब चले जाओ इस विलेज से। सामने वाले आदमी कहता है हाँ ठीक है हम लोग जा रहे हैं। और सही में तुम बूढ़े लोग बहुत ज्यादा ही जोर से बोलते हो। और अब वो दोनों लोग किसी और जगह पर पहुंच चुके होते हैं और किसी आदमी से कह रहे होते हैं हम लोग अपने आसपास कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। वो लोग कह रहे थे कि इस पूरे रीजन में कोई भी रियोन कास्टर नहीं है। सामने वाला आदमी कहता है जरा तुम मेरे पास 1 सेकंड के लिए आ सकते हो? सामने वाला आदमी कहता है सॉरी, क्या आप मुझे बुला रहे हो? लेकिन वैसे ही वो आदमी बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। जिसने इस आदमी को मारा होता है वो कहता है कोई भी तरीका नहीं है कि तुम जैसे लोग एक भी रियोन क्राफ्ट को ढूंढ सकें, लेकिन मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ, रियोन की दुर्गंध को। दोबारा से यहीं पे सीन कट होता है। हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है वैन, लिंडा वो लोग चले गए, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। लिंडा रैन बाहर निकलते हुए कहते हैं कितनी फ्रेश एयर है। उनके सामने वाला आदमी कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से वो अजीब लोग फिर से आ गए। बच्चे, यहाँ किसी को इसकी परवाह नहीं है और जरा तुम दोनों को देखो तो तुम दोनों कैसे ही मिट्टी से गंदे हो चुके हो। लिंडा की मदर कहती है जरा सोचो तो, तुम दोनों हमेशा ही यहीं छुपते हो क्यों, है ना? लिंडा कहती है वैन को ये जगह पसंद है। वैन कहता है वैसे ये वो जगह है जहाँ पर आप लोगों ने मुझे बचाया था 7 साल पहले, तो इसीलिए ये मेरी खास जगह है जिससे कि मैं बहुत पसंद करता हूँ इस पूरे विलेज में। देन वैसे ये तीनों लोग आपस में खेलने लगते हैं। देन वैसे लिंडा के फादर कहते हैं हाँ वैसे हनी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? लिंडा की मदर कहती हैं सब कुछ तैयार हो चुका है, जैसे ही सूरज ढल जाएगा वैसे ही हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लिंडा के फादर कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अब मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। और अब ऐसे ही सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है। इस समय सभी विलेज के लोग बाहर आ चुके थे और अब शायद वेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है वैन, लिंडा तुम दोनों अब हस्बैंड एंड वाइफ हो, अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में सबसे कुछ शब्द कहें। लिंडा कहती है मैं इसे सुखाकर खुश कर दूंगी जिससे कि ये कभी नहीं रोएगा, बस इतना ही। लेकिन वैसे ही वैन कहता है सबसे पहले मुझे माफ करना कि मैंने फिर से आज सबको मेरी वजह से मुश्किल में आना पड़ा। उन सबसे ये कहने के बाद वैन अपने मन में कहता है जिस गांव से भी मैं गुजरा, प्लेग, युद्ध, नरसंहार, आपदाएं कभी खत्म नहीं हुई। मैं जहाँ भी गया दर्द और निराशा की अंतिम चीखें पीछा करती रही। मैं कहीं भी बस नहीं सकता था। अगर 7 साल पहले आप लोगों ने मुझे नहीं लिया होता, मैं पहले ही मर चुका होता। तो मैं अभी भी वास्तव में नहीं जानता अगर मेरे जैसे किसी असुरा रेन वाले व्यक्ति का यहाँ रहना ठीक है या नहीं। और जब वो ऐसे कह रहा था वैसे ही वो एक तरफ देखने लगता है। लेकिन वैसे ही लिंडा का जोरों का पंच आकर के इनके चेहरे पर जोरों से पड़ता है। मारने के बाद लिंडा कहती है अगर हम लोग इससे डरते तो हम कभी भी तुम्हें नहीं बचाते। वैन, जब हम तुमसे पहली बार 7 साल पहले मिले ये कहना झूठ होगा कि हम चिंतित नहीं थे, लेकिन जब उसके बाद गांव में वास्तविक संकट आया तब तुमने हम सभी को बचाया। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया अब हम और भी चिंता नहीं करेंगे और अगर दूसरी मुसीबतें भी आती हैं तो हम उस दिन की तरह आने वाली सभी मुसीबतों से भी लड़ लेंगे साथ में। सभी गाँव वाले भी हंसते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं वैन ये सही कह रही है, हम लोग तुम्हें अपनी पूरी लाइफ तक प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन वैसे वैन तो बहुत सॉफ्ट है, वो लिंडा को आखिरकार कैसे ही हैंडल करेगा। लिंडा की मदर पास आते हुए
कहती है चलो ठीक है, वैसे क्या अब हम लोग वेडिंग को यहीं पे फिनिश कर सकते हैं। देन वैसे ही वैन लिंडा से कहता है लिंडा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिंडा भी कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहने के बाद दोनों लोग ही एक दूसरे के लिप टू लिप किस करने लगते हैं। लेकिन वैसे ही वहाँ कोई आ जाता है, इस सीन को देखते हुए कहता है ओह मैन, मुझे तो ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हा 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 हा। और इसके इतना कहते ही उस विलेज में बहुत जोरों का धमाका होता है। ये धमाका बहुत ज्यादा ही बड़ा था, बहुत दूर से दिखाई दे रहा था, इसकी एनर्जी चारों तरफ फैल चुकी थी। देन वैसे ही यहीं पे सीन कट होता है। इस समय कोई अपनी आंखों को खोलते हुए अपने सामने बस अपने हाथों को देख रहा था। इस समय वहाँ कोई जोरों जोरों से हंस रहा था। इस समय वैन की आंखें उस देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी थी। वैन के सामने में बहुत सारे घायल लोगों को दिखाया जाता है। उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। सभी लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। कोई भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। आधे लोग मारे जा चुके थे और आधे लोग घायल हो चुके थे। और जब वैन ये सब कुछ देखता है तो वैसे ही बहुत ज्यादा जोरों की चीख मारता है। देन वैसे ही चिल्लाते हुए कहता है ये क्या हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हुआ। अंकल पाटिल, आंट कारा, ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार ये सब कुछ अचानक से क्या हुआ। लेकिन जब वो अपने सामने देखकर ऐसे सब कुछ कह रहा था, वैसे ही उसके पीछे जिसने यहाँ पर ब्लास्ट किया था वो आदमी पीछे आकर के हंसते हुए कहता है पीका बूम। वैन जब उसकी आवाज सुनता है तो बहुत ज्यादा स्पीड में पीछे हट जाता है। इस समय वैन जस्ट उसके सामने बैठ चुका था और जोरों जोरों से हाँफ रहा था। इस समय जब वो आदमी था वो लिंडा के बालों को पकड़कर घसीटते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है छिपा हुआ तुम्हारा असुरा रियोन दिख सकता है, सभी छुपे हुए हैं इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वैन कहता है तुम कौन हो और तुम ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ काम है। तुम असुरा रियोन के साथ पैदा हुए हो, कोई है जिसे तुम्हारे रियोन की जरूरत है, तुम्हारी सच्ची बर्बादी की जरूरत है, जो तुम्हारे सच्चे विनाश को चाहता है। सबसे पहली बात, बचे हुए लोग एक पेन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ के आसपास के सभी गाँवों को मिटा दिया है। वैन कहता है तो क्या मुझे ये कहना चाहिए ये मामला पर्सनल बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला आदमी कहता है मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया है, तो मुझसे इतनी नफरत मत करना। ये एक पॉकेट डायमेंशन प्रिजन है, इसे तुम्हारे लिए बनाया गया है उस इंसान द्वारा। वहाँ 1000 साल या 10,000 साल इस समय का कोई भी मतलब नहीं है, या ऐसा है वे कहते हैं। वैसे जब समय आएगा मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, तो इसीलिए अच्छे रहो और इंतजार करो। हाँ। वैसे मुझे नहीं पता कि वो समय कब आएगा। इतना कहते ही जो वैन था उसके चारों तरफ डार्क ग्रीन एनर्जी उसे अपने में घसीटने लगती है, उसे चारों ओर से कवर करने लगती है। और इस समय जो लिंडा थी वो बस वैन को बस देखी जा रही थी, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन वैसे ही लिंडा कुछ कहती है, कहने की कोशिश करती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। लेकिन इस समय जो वैन था वो किसी चीज के अंदर घसीटा जा रहा था। बस उसका एक हाथ और उसकी एक आंख दिखाई दे रही थी, उसका पूरा शरीर उस पॉकेट डायमेंशन से कवर हो चुका था। बस उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। देन वो पॉकेट डायमेंशन वैन को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लेता है और अभी भी वो पॉकेट डायमेंशन बहुत ज्यादा ही ग्रीन कलर एनर्जी निकाल रहा था। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट हो जाता है। हमें उस पॉकेट डायमेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। पत्थर के ऊपर वैन लेटा हुआ पड़ा होता है। वैन वैसे ही कहता है बर्बादी की असली ताकत। मैं मानना चाहता था कि सब कुछ एक ही रियोन की वजह से नहीं था, लेकिन तुम कह रहे हो कि शुरू से ही कोई रास्ता नहीं था। अंत में मेरा अस्तित्व ही केवल बर्बादी और मौत लाया। इस क्षण से मैं पैदा हुआ, तब से ही इस शापित भाग्य से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर मैंने भाग्य को थोड़ा पहले स्वीकार कर लिया होता, या चाचा चाची और लिंडा जीवित रहते। सिर्फ एक बार मैंने सोचा यह अलग हो सकता है कि शायद मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। तो वे इसीलिए मर गए। मैंने देखा मेरी व्यर्थ आशा, मेरी लालची इच्छा ने सबको मार डाला। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मुझे माफ मत करना, मुझे कभी भी माफ मत करना। अगर भगवान का अस्तित्व है तो मुझ पर अकेले इतना करोड़ भाग्य क्यों थोपा जा रहा है। नहीं, अब देवताओं का क्या काम। मैं बहुत थक गया हूँ, ये बहुत ज्यादा ही दर्द देता है। मैं अब और जीना नहीं चाहता, प्लीज अब मुझे मरने दो।
मरने दो, बस शांति से मरने दो। लेकिन वैसे ही वैन याद करता है जब वैन इस डायमेंशन में कवर हो रहा था तब लिंडा ने कहा था इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई लव यू वैन फॉर एवर, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। और जब वैन लिंडा की बातों को याद करता है वो वैसे ही अपनी आंखों को खोल लेता है। लिंडा को याद करते हुए उठते हुए कहता है नहीं 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 लिंडा नहीं, ये सारी की सारी मेरी गलती है, यह सब मेरी गलती थी। और फिर भी और क्या शांति अंत कौन कहता है? मुझे वो बकवास मत बताओ, ऐसे मेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे इसे खत्म करने का क्या अधिकार है? मैं अभी नहीं मरना है, तुम्हें अभी भी कुछ करना है या ये कह करके लास्ट में बहुत जोर से चिल्लाता है अभी भी कुछ बचा है, वो है बदला। असुरा रियोन हमेशा बर्बादी लाता है, मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई भी रेन नहीं है जो कि इससे भी ज्यादा बदतर हो। इस बर्बादी से बदतर और कुछ भी नहीं हो सकता। देन ये कहने के बाद उस आदमी की बात को याद करता है जब वो आदमी कह रहा था जो बर्बादी तुम्हारे पास है, जो रियोन तुम्हारे पास है, उसे उसकी जरूरत है। उस आदमी की बातें सोचने के बाद वैन कहता है अगर वो ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं उन्हें खुद महसूस कराऊंगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरा रियोन असलियत में है क्या। सभी लोग बस मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, मर रहा हूँ, बदला लेने तक क्या इंतजार कर सकते हो? ऐसा करने के लिए मुझे इस पॉकेट डायमेंशन को तोड़ना होगा। इस समय वहाँ पर बहुत सारे अजीब टाइप के क्रिएचर्स वैन की तरफ आगे बढ़ने लगे थे और वैन की तरफ आते हुए कह रहे थे ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें मर जाना चाहिए। वैन कहता है भले ही मुझे यहाँ से निकलने में चाहे 1000 या फिर 10,000 साल क्यों ना लगे, लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं ये बदला लेकर रहूंगा। और अब इसी के साथ समय आगे बढ़ता जाता है, समय बीतता जाता है। 200 ईयर्स, 400 ईयर्स, 600 ईयर्स, 200 साल, 400 साल, 600 साल, ऐसे ही साल बीतते जाते हैं। और अब हमें 600 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। समय अपना असुरा रेन क्रिएचर के सामने खड़ा हुआ था। वैसे ही कहता है वो लड़का जो असुरा के रास्ते पर चल रहा है वो बर्बादी के अंदर नाच रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी भी नहीं जानता था छिपी हुई असली शक्ति जो कि छिपी हुई है द असुरा रियोन के अंदर। साल 999 से पहले निराशा की सतह पर खून से लथपथ ना खत्म होने वाली पीड़ा, उस पर विपत्ति आई, फिर भी उसके हृदय में प्रतिशोध की आग कभी बाहर नहीं आई अंत में। और अब इतना कहते ही यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा था क्या मेरा सपना, सबसे पहले तो मैं तुमसे शादी करूंगी और फिर तुम्हारी वाइफ बनूंगी और जो मेरे पेरेंट्स होंगे वो तुम्हारे इन लॉस बन जाएंगे और फिर उसके बाद ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा एक बेटा और एक बेटी और एक घर जहाँ तुम हमेशा मुस्कुराते हुए वापस आओगे, एक फैमिली फ्रेंड जो कि तुम्हें सेफ रखेगा, यही मेरा सपना है। दोबारा से हमें बताया जाता है उस लड़के से बर्बादी की असली ताकत आखिरकार निकलने ही लगी। इस समय वैन की बॉडी से बहुत ज्यादा ही डेंस डार्क एनर्जी अनलिस्ट हो रही थी और जैसे वो एनर्जी अनलिस्ट हुई थी वैन बहुत ज्यादा ही जोरों से चिल्लाता है। वैन के बाल सबको अपने अंदर खाए जा रहे थे। वैन के शरीर से अजीबो गरीबो टाइप के टेंटिकल्स निकलने लगे थे। देन वैसे ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट वैन की वजह से हुआ था जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ा था, क्योंकि बहुत दूर से भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। वैन कहता है तो ये है असली ताकत बर्बादी की, द पावर ऑफ रेन। असुरा रियोन, रेन असुरा का देवता, बर्बादी असुरा का देवता इस्तेमाल करता है बर्बादी की ताकत का हेल्म्स को बुलाने के लिए। दोबारा से हमें वैन को दिखाया जाता है जिसका शरीर पूरी तरह से बदल चुका था, जिसके शरीर से पिच डार्क एनर्जी अनलिस्ट होती जा रही थी। वैसे ही वैन कहता है अगर ये पावर उस दिन अवेकन हुई होती तो उनमें से कोई भी नहीं मरता। समय वैन ये कहकर के उस क्रिएचर के सामने आ चुका था। दोबारा से हंसते हुए कहता है क्यों मैंने सही कहा ना, हा हा। इस समय दोनों ही एक दूसरे को बस ध्यान से देखते जा रहे थे, लेकिन वैसे ही असुरा रेन अपने पंच से उस क्रिएचर की तरफ अटैक कर देता है। इस वाले अटैक से बहुत ज्यादा ही शॉक वेव्स निकल रही थी, इसकी वजह से वो क्रिएचर भी पीछे जाने लगता है और देन वैसे ही बहुत ज्यादा स्पीड में हमें उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। ये वाला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि वो क्रिएचर भी चिल्लाने लगा दर्द के मारे। और जब वो क्रिएचर पीछे लड़ा ही था
वैसे ही दोबारा से द असुरा रेन दोबारा से उसके पास अटैक करने के लिए आ जाता है। इसमें वैन भी उसकी तरफ नीचे की तरफ जाने लगा था। देन कहता है फर्स्ट मैनिफेस्टेड आर्मामेंट। समय वैन यूज करने जा रहा था एनालिसन फीस्ट। इस एनालिटेड फीस्ट से ऐसे भी मैटर खत्म हो जाते हैं जो कि पार्टिकल लेवल तक के होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। मतलब जिसके भी ये पंच पड़ा उसके शरीर का एक पार्टिकल भी नहीं बचेगा। इसीलिए इसका नाम है एनालिसन फीस्ट और इसकी विनाशकारी शक्ति से इस्तेमाल करने वाले के माना के ऊपर डिपेंड करती है, के ऊपर निर्भर रहती है। देन वैसे ही इस फिस्ट के साथ में उस राक्षस के ऊपर अटैक कर देता है। इस वाले फिस्ट से बहुत ज्यादा पावर निकल रही थी, लेकिन अभी भी वैन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो और भी ज्यादा शक्ति को निकालता जा रहा था। देन वैसे ही दूर से हमें एक बीम ऑफ लाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर से दिख रहा था और इसकी पावर इतनी थी जिसका कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसकी शक्ति चारों तरफ फैल चुकी थी और इसकी बर्बादी के साथ में यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और उसी जंगल में कोई कह रहा होता है प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। सामने वाला आदमी कहता है क्या ऐसा है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा जनरस हूँ तो मैं उसकी वजह कुछ तुम्हारे ऑर्गन्स को ले लूंगा। लेकिन जब वो आदमी ऐसे कह रहा था उसी आदमी के पीछे अपना वैन आकर के खड़ा हो चुका था। वैन उस आदमी से कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये साल कौन सा है? सामने वाला आदमी कहता है ये क्या है? हा हा हा, कितने क्यूरियस यंग मैन हो तुम, ये 1500 साल चल रहा है, वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वैन कहता है क्या 1500 साल? इस समय जो वैन के पीछे वाला आदमी था अपने वेपन को लेकर शायद वैन के ऊपर अटैक करने वाला था। देन सामने वाला आदमी कुछ इशारा करता है और वैसे ही वो आदमी अपने वैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वैन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। वैन इसमें वैसे ही खड़ा हुआ था। देन दोबारा से कहता है तो मॉर्टल वर्ल्ड में सिर्फ 5 साल ही बीते हैं। जिस आदमी ने वैन के ऊपर अटैक किया था वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और सामने वाले दोनों आदमी भी हैरान हो चुके थे। लेकिन जो अपना असुरा होता है वो उसी आदमी की तरफ देखने लगता है जिसने असुरा के ऊपर हमला किया था। लेकिन वैसे ही असुरा सबके ऊपर अटैक कर देता है। इस समय अपने वैन यानी कि असुरा के शरीर से काफी ज्यादा डेंस एनर्जी निकलने लगी थी। सभी के सभी लोग हवा में उड़ने लगे थे और इस वाले अटैक के बाद बस हवा में खून ही खून उड़ रहा था। वहाँ चारों तरफ जमीन पर खून बिखर चुका था, फैल चुका था और वो दोनों आदमी मारे जा चुके थे। एक आदमी तो ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था, ऐसे ही बहुत जोरों से चिल्लाता है। लेकिन वैसे ही वैन कहता है हे मेरी बात सुनो। वो आदमी भी कहता है हाँ 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 बोलो। वैन कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें अटुन के कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है। अटुन महाद्वीप पे प्राचीन काल से अनगिनत किंगडम्स की स्थापना हुई। लियोन क्राफ्ट की शक्ति के साथ उनमें से अटुन के इतिहास में सबसे ग्रेटेस्ट किंगडम के रूप में सहासा गया वो है द जॉय किंगडम। इसने कई सालों तक इस कॉन्टिनेंट पर एक हेजिमोन के रूप में अपना दबदबा बनाए रखा, बहुत सारे सालों तक ओवरवेलमिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ पर निर्भर। और अब हमें दोबारा से इनका सीन दिखाया जाता है कि एक पर्चे पर उस आदमी की पेंटिंग दिखाते हुए कहता है जिसने कि अपने वैन के विलेजर्स को मार डाला। तो तुम ये कह रहे हो कि इस कमीने ने जो कपड़े पहने हैं जॉय किंगडम के रॉयल फैमिली के साथ जो एफिलिएटेड सॉर्सरर होते हैं सिर्फ वही पहनते हैं, और क्या तुमने अपनी आंखों से उन्हें देखा भी है? सामने वाला आदमी कहता है हाँ मैंने देखा है ब्रदर, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मैं झूठ कैसे ही बोल सकता हूँ ब्रदर। वैन कहता है मुझे और भी ज्यादा डिटेल बताओ। सामने वाला आदमी कहता है ठीक है, क्या यह लगभग 5 साल पहले की बात है? एक मर्सनरी जिसका नाम कैसोरक था उसने पर्सनल कांटेक्ट बनाया था सर डाइक्योल के साथ में। वो हमारे बैंडिट डेन के ऑनर है। वो हमारे लिए एक रिक्वेस्ट लाया था, उसने कहा था कि ये एक बहुत बड़े बिग शॉट से आया है। दोबारा से मैं पास का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई आदमी कह रहा था ज्यादा स्पेशल बात नहीं है, बस मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मैं कुछ गाँवों को क्लियर कर सकूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम ये करना चाहते हो? दोबारा से वैन के सामने वाला आदमी कहता है उसने कहा था कि वो एक बिग शॉट है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक जॉय किंगडम का सॉर्सरर होगा। हमारी तरफ से मना करने का कोई भी रीजन नहीं था, इसीलिए हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार हम लोग बैंडिट्स हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्यों है ना? हमने उन्हें बिना किसी निशान के साफ कर दिया। सभी लाशों को जलाना कठिन था क्योंकि वे बहुत सारी थी, इसीलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। जॉब को फिनिश करने के बाद जो पर्पल हेड वाला सॉर्सरर था वो शांति से निकल गया। हमें पैसा देने के बाद वैन वहाँ से जाते हुए कहता है उन सभी लाशों में से क्या कोई ऑरेंज बालों वाली लड़की भी थी? हाँ वहाँ थी। उस लड़की ने तुरंत ही मेरी नजर खींच ली, वो लाश भी शायद जला दी गई थी। हाँ वैसे उसका चेहरा काफी सुंदर था, इसीलिए
यह शर्म की बात थी। अगर उसे एक गुलाम के रूप में बेचा जाता तो उसे बहुत ऊंची कीमत मिलती। और जब वैन ये सुनता है तो वैसे ही वो अंकल, आंटी और लिंडा को याद करता है। देन वैसे उस आदमी की तरफ अपने मुक्के से अटैक करते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। लेकिन यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब हमें डाइग्यूल माउंटेन हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर कोई आदमी कह रहा था, अगर तुम अपने घुटने नहीं कटवाना चाहते तो जल्दी जल्दी मूव करो। दूसरा आदमी कहता है, ये बच्चे बिल्कुल नए हैं, ये बहुत ज्यादा विद्रोह भी कर रहे हैं, साले कचड़े हैं कचड़े। वहाँ तीसरा आदमी कहता है, ये जितने ज्यादा जीवंत होंगे ये उतने ज्यादा महंगे बिकेंगे। हे। देन अगले पल हमें दो गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि एक एंट्रेंस के सामने खड़े होते हैं और सभी आने जाने वाले लोगों को चेक करते हैं। इसमें वहाँ पर एक आदमी आ चुका होता है और जब वो गार्ड्स खड़े थे उनसे कहता है, मैं ड्रिंक्स को ले आया हूँ तो इसीलिए जल्दी से दरवाजा खोल दो। अंदर वाले गार्ड्स कहते हैं, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम सदियों के लिए गायब हो गए हो। लेकिन वैसे ही अपना MC उस दरवाजे पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूँ। इस समय जो अपना फैन था उसने उस आदमी का सर काट दिया था और जो वहाँ पर आदमी गार्ड कर रहा था उसके ऊपर अपने पंच से अटैक कर दिया था। दोबारा से वैन बहुत ज्यादा ही पावर को अनलीश करने लगा था और आगे की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन वैसे ही दूसरा गार्ड अपने वैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो अपना वैन होता है वो अपने हाथ से रोक लेता है। देन दोबारा से दूसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अटैक करते हुए कहता है, आखिरकार तू कहाँ से रैंक कर निकला तू कुतिया का बच्चा। लेकिन जो अपना वैन था लगातार उनके अटैक से बचता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। समय वैन जस्ट उसके सामने आ चुका था। सभी अटैक से बचते बचते वैन की जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी। इसमें वैन ने अपना पंच भी तैयार कर लिया था और वो आदमी तो कुछ भी समझ नहीं पाया था कि वैन उसके सामने कब आ गया। उसकी तरफ अटैक करते हुए कहता है, चुप हो जा कमीने, और ये कह करके उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं। इस समय वैन उस आदमी के सर और धड़ को अलग करके खींचते हुए उनके पास लाते हुए कहता है, ये तुच्छ कीड़े डाकू क्या खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस समय बस सभी लोग अपने वैन को ही ध्यान से देख रहे थे। उसके सर और धड़ को वहीं पर फेंकते हुए कहता है, तुम्हारा लीडर कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कुछ पूछना है। सामने वाले आदमी कहते हैं, क्या ये कमीना अपने डर को खो चुका है, क्या तुझे पता भी है कि तू कहाँ पर है। लेकिन वैसे ही वहाँ पर उनका लीडर आ जाता है। वैसे अपने साथियों से कहता है, तुम लोग पीछे हट जाओ। लेकिन वैसे उनमें से एक बैंडिट कहता है, सर डाइग्यूल हम लोग इसे हैंडल कर लेंगे। लीडर कहता है, तुम बेवकूफो हट जाओ रास्ते से, क्या तुम्हें मरना है, ये मेरी तरह ही एक रियोन क्राफ्ट के साथ पैदा हुआ सॉर्सरर है, सभी लोग पीछे हट जाओ। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो यंग सॉर्सरर। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये डाइग्यूल है, डाइग्यूल माउंटेन हाइड आउट का ऑनर। असुरा डाइग्यूल से कहता है, 5 साल पहले क्या तुम्हारे पास जॉय किंगडम से एक सॉर्सरर आया था एक जॉब के लिए, एक मर्सनरी जिसका नाम कैसो रेक था, उसने ही मीटिंग को अरेंज किया था। ओह, तुमने मेरे बच्चों से इतना कुछ जान लिया, तो तुम क्या चाहते हो। असुरा कहता है, वो हरामी कैसुरेक कहाँ है मुझे बताओ, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम सब कुछ छोड़ दूंगा। बैंडिट लीडर कहता है, हो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी लाश से। ये कहकर के अपने हाथों में एनर्जी गैदर करता है, वैसा ही अपने असुरा वैन के चेहरे पे मार देता है। की वजह से काफी एनर्जी अनलिस्ट होने लगी थी। लेकिन असुरा है, लेकिन वैन उससे बिल्कुल भी नहीं डरा था। इस समय वैन अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था और ये वाला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था और ज्यादा ही प्रेशर इस वाले अटैक से निकल रहा था। जब ये वाला अटैक वैन के हिट हुआ था, सही वैन इस एनर्जी के साथ में पीछे जाने लगता है बहुत ज्यादा स्पीड में। देन इस अटैक को करने के बाद बैंडिट लीडर कहता है, अगर तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम हमें छोड़ दोगे तो क्या तुम्हें उस मैजिक पावर को नहीं छिपाना चाहिए जिससे कि सबसे पहले किलिंग इंटेंट निकल रहा है। सबसे पहले तुम्हें उसे छिपाना चाहिए, फिर हमसे वो पूछना चाहिए। आज तुम यहाँ मारे जाओगे और शायद इस इंसान के पास ब्लेड रियोन होता है, ये तुम्हारी इंटायर बॉडी को शार्प हार्ड प्लेट से भर देती है। देन दोबारा से हमें हमारे वैन को दिखाया जाता है क्योंकि इस समय सब कुछ तोड़ फाड़ के नीचे गिरा हुआ पड़ा था। लेकिन वैसे ही लेटे लेटे कहता है, हाँ जैसा कि मैंने सोचा था, ये बातचीत से तो नहीं सुलझने वाला। क्यों, मैंने सही कहा ना। इस समय अपना हैंड भी अपनी पावर को अनलिस्ट करने लगा था और बैंडिट लीडर भी अपनी पावर को अनलिस्ट करने लगा था। जब बैंडिट लीडर अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए ऐसे खड़ा ही था, अचानक से अपना रेन असुरा बैंडिट लीडर पर अटैक करने के लिए आ जाता है। बिल्कुल पता ही नहीं लगता। देन वैसा ही उस बैंडिट लीडर के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो अटैक बैंडिट लीडर के पड़ता है तो वो अपने मुंह से कुछ तो उगलने लगता है, बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाता है। दोबारा से असुरा कहता है, क्या तुम्हारा
लीडर सिर्फ इतना ही स्ट्रांग है। इस समय बैंडिट लीडर बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाए जा रहा था। बैंडिट लीडर दर्द को सहन करता है और दर्द के मारे अपने दांतों को पीसने लगता है और दोबारा से अपने वैन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। असुरा इसे आराम से डॉज कर लेता है। बैंडिट लीडर ये अटैक करते हुए कहता है, मर जा हरामी के पिल्ले, तुम चूहे जैसे हरामी ये सोचते हो कि तुम मेरे अटैक से बच जाओगे, लेकिन क्या तुम इस चीज को डॉज कर सकते हो? और ये कह करके एक टॉर्नेडो टाइप का अटैक अपने रेन असुरा की तरफ कर देता है और उस टॉर्नेडो से बहुत सारी ब्लेड्स अपने रेन असुरा की तरफ आती जा रही थी, अपने वैन की तरफ आती जा रही थी। लेकिन जो अपना वैन था वहीं पर बस एक जगह पर खड़ा हुआ था और सामने तरफ बस देखता ही जा रहा था। दोबारा से बैंडिट लीडर कहता है, भले ही तुम एक जवान सॉर्सरर होगे, लेकिन तब भी सिर्फ तुम एक सॉर्सरर ही हो, लेकिन अब और नहीं। अब से मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला। ऐसा लगता है जब तुम्हारा बॉडी फट जाए तुम शायद एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहे होगे, लेकिन जब अपना रेन असुरा यानी कि वैन एक कदम आगे बढ़ता है उसे देखकर बैंडिट लीडर कहता है, कैसे, आखिरकार कैसे, तुम अभी भी मूव कैसे कर पा रहे हो? इस समय वैन के अंदर की मांसपेशियां दिखने लगी थी, चेहरे के अंदर की मांसपेशियां दिखने लगी थी और वो बस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। दोबारा से बैंडिट लीडर कहता है, हरामी क्या तू दर्द के बारे में नहीं जानता? वैन कहता है, अब मुझे और मत हंसाओ, ये बस मेरे लिए एक प्रकार की खुजली है, इसे दर्द बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। बैंडिट लीडर कहता है, तो आखिरकार तुम कितने ही ज्यादा पैसिनेट हो? ये कह करके दोबारा से एक बड़ा सा अटैक बनाने लगता है। इस समय बैंडिट लीडर ने बहुत बड़ा हाथ अपने ब्लेड ट्यून की मदद से बना लिया था और इससे ही अपने वैन के ऊपर अटैक करने जा रहा था। इस वाले अटैक में बैंडिट लीडर ने अपनी पूरी पावर झोंक दिया था। बैंडिट लीडर ये वाला अटैक करते हुए कहता है, तो फिर इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, सबसे अच्छा ये है कि मेरी स्किन पूरी तरह से मेरी बॉडी से छिलने के बाद भी मैं अभी भी जिंदा हूँ, केवल मुझे अपने नर्व्स को काटने की जरूरत है। दर्द का ये लेवल बहुत उथला है, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस दर्द के कीचड़ में मैं गिरा था वो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सोचने के बाद अपना पंच उसके अटैक से क्लैश करा देता है। इसमें वैन ने अपने फिस्ट से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। उसके अटैक के ऊपर अटैक करने के कुछ देर बाद बहुत ज्यादा ही प्रेशर अनलेश होता है, उसकी सारी ब्लेड्स टूटने लगती हैं धीरे धीरे करके। और जो बैंडिट लीडर था वो कुछ देखकर तो हैरान हो चुका था, उसे कुछ देखकर अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन वैसे ही उस बैंडिट लीडर का भी सर उसके धड़ से अलग हो जाता है, उसके सर का नामो निशान मिट जाता है और वो बस खड़ा का खड़ा रह जाता है। लेकिन इस वाले अटैक से इतनी ज्यादा पावर निकली थी वैन के इस अटैक से, एक बहुत ज्यादा एनर्जी से भरी हुई लाइट सामने की तरफ बहुत दूर तक सब कुछ नष्ट करते हुए जाने लगती है। दूर से देखने पर यह अटैक काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। इस अटैक की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन दोबारा से हमें अपने वैन के पैरों को दिखाया जाता है जो कि बस इस समय आसमान की तरफ देख रहा था। लेकिन वैसे ही वहाँ बचे हुए लोगों से कहता है, तो अब क्या हम वहीं से शुरू करें जहाँ हमने पहले छोड़ा था? लेकिन उन लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा था वो देखकर उनकी तो हवा टाइट हो चुकी थी। वो लोग तो अपने वैन से लड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और ऐसे ही फाइट करते करते सुबह हो चुकी थी, सूरज उग चुका था और अब सूरज की किरणें वहाँ पर पड़ी हुई लाशों के ऊपर पड़ रही थी। वहाँ पर अपने वैन ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, बस चारों तरफ खून ही खून बह रहा होता है। देन वहीं पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। अपना वैन उस आदमी से कहता है, तो क्या वो हरामी जिसका नाम कैसोरोक है, क्या वो अभी नॉर्डिया किंगडम में है? सामने वाला आदमी कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ वो वहीं पर है। वैन कहता है, ठीक है। सामने वाला आदमी पसीनों को बहाते हुए कहता है घबराहट में, एक्सक्यूज मी, जैसा कि आपने कहा था क्या आप मुझे छोड़ देंगे? वैन कहता है, क्या मैंने प्रॉमिस किया था? सामने वाला आदमी कहता है, हाँ आपने जरूर कहा था। वैन हंसते हुए कहता है, हाँ 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 वो तो एक मजाक था, वो तो एक मजाक था। सामने वाला आदमी भी हंसते हुए कहता है, हाँ 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 ठीक है। लेकिन इस समय ये आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन जब वो हंस रहा था वैसे ही वैन का एक थप्पड़ आकर के इस आदमी के फेस पर लगता है, जिसकी वजह से इस आदमी की शकल ही टेढ़ी हो जाती है, पूरा शकल का हुलिया ही बिगड़ जाता है। उसे भी मारने के बाद कहता है, तुमको छोड़ना वो तो एक मजाक था, कमीना तू हंस किस बात पर रहा था? अगर अभी मेरी मर्जी होती तो मैं अभी जॉय किंगडम पर अटैक कर देता, लेकिन मैं इन बैंडिट्स पर विश्वास नहीं कर सकता। भले ही इसमें कुछ समय लगे, मुझे उस कमीने कैसोरोक से मिलना होगा और मुझे खुद से उससे सब कुछ कंफर्म करना होगा। तो अंकल, आंटी और लिंडा बस
कुछ समय के लिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन उसके बदले में ये मेरा छोटा सा उपहार है, क्योंकि मुझे आर्टिस्टिक सेंस नहीं है। भले ही ये आपको पसंद ना हो, लेकिन अभी के लिए प्लीज आपको इससे ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस समय अपने वैन ने सभी लाशों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था और उन सभी लाशों से एक स्टैचू बना दिया था, और शायद अब इस स्टैचू को वैन जलाने जा रहा था। जस्ट लाइक अ रावण, वैन कहता है, क्योंकि हमारा बदला अभी शुरू हुआ है। और ये कहकर के वैसे ही तो उसके हाथ में आग होती है, वो उस स्टैचू की तरफ फेंक देता है, और फेंकने के बाद वहाँ से आगे की तरफ चलने लगता है और दोबारा से कहता है, क्योंकि अभी हमारा बदला शुरू हुआ है, तो चलो अभी सबसे पहले नोएडा किंगडम चलते हैं। अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें नोएडा किंगडम के गिल्ड स्ट्रीट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी लोग चल रहे होते हैं, अपने काम से आ जा रहे होते हैं। लेकिन वहीं किसी एक जगह पर एक आदमी ने किसी के चेहरे पर बहुत जोर का पंच मार दिया होता है, जिससे कि उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है और चिल्लाने लगता है। मुझे नहीं पता उस अन्ना डिल्टन को पता होगा। वैन कहता है, देखो इसीलिए मैं कह रहा था, चलो शुरुआत से बात करते हैं। वैसे इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स। मैं वैन ने अकेले ही वहाँ पर बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया होता है, सबके सब जमीन पर पड़े होते हैं। जाते हुए अपने मन में कहता है, मुझे मेरी अगली बातचीत के लिए मुझे पता लगाना होगा कि वो वुमेन आखिरकार रहती कहाँ है। ऐसी सिचुएशन में हम एक पल भी देर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल जैसा कुछ दोबारा नहीं होगा। एक दिन पहले जो मेरी मैजिक पावर थी, मेरी जादुई शक्ति पागलों की तरह बेकाबू हो रही थी। हालांकि जब मैं लॉक्ड था तब मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो जादुई शक्ति है एक अज्ञात कण है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। एक व्यक्ति जो अपने शरीर के भीतर हवा में तैरती इस मैजिक पावर, इस जादुई शक्ति को इकट्ठा करता है और संचित जादुई शक्ति के माध्यम से रेनक्राफ्ट की क्षमता को प्राप्त करता है, और वे लोग कहलाते हैं द सॉर्सरर्स। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो सॉर्सरर्स की बॉडी होती है वो एक वेसल होती है जो कि मैजिक पावर को होल्ड करती है, और अगर जादुई शक्ति सॉर्सरर की बॉडी में बेकाबू हो जाती है। और अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैजिक पावर की वजह से जो मेरी बॉडी होगी वो फट जाएगी। मुझे जल्द से जल्द अपनी मैजिक पावर को सील करना होगा। इस समय वैन की बॉडी से बहुत ज्यादा मैजिक पावर निकलती जा रही थी, जिसे कि अपना वैन उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर टाइम के साथ धीरे धीरे वो मैजिक पावर गायब होने लगती है, और फिर लास्ट में आखिरकार वैन उस पावर को कंट्रोल कर ही लेता है। कंट्रोल करने के बाद कहता है, हाँ मैं लगभग मरते मरते बचा। अब भजन का सीन दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, क्योंकि मैंने अपने ज्यादातर मैजिक को सील कर लिया है तो अब मैं बस छोटे से अमाउंट को यूज कर सकता हूँ, और अगर मैं अपनी मैजिक पावर का सही दुरुपयोग करना जारी रखा तो ये सिर्फ मेरे बाल जलने के साथ समाप्त नहीं होगा। सील्ड मैजिक पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि वो उत्पाद कैसे हुआ था, मेरी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे निकलने लगी थी, मेरी बॉडी फटने वाली क्यों थी। मुझे सबसे पहले इसका पता लगाना होगा, लेकिन तब तक मेरे पास छोटे से अमाउंट के साथ मैजिक पावर से काम चलाना होगा। और जब वैन ये सब कुछ सोचते सोचते आगे जा रहा था, तो वैन के रास्ते में वैन के सामने एक काफी लंबा चौड़ा इंसान आकर के खड़ा हो चुका था। वैन उससे कहता है, क्या तुम आगे से हट सकते हो, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। वो कहता है, मैडम अन्ना डिल्टन करंटली इस जगह का यूज कर रही हैं, तो इसीलिए वापस चले जाओ। वैन कहता है, क्या ऐसा है, तुम्हें तो मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। मैंने सही जगह को ढूंढ लिया है। और इतना कहते ही वैन अपने पंच से उसके चेहरे के ऊपर अटैक कर देता है। इस वाले अटैक से उस आदमी की काफी ज्यादा हवा टाइट हो चुकी थी। उस आदमी को ठिकाने लगाने के बाद आगे जाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम यहीं पर रुको और थोड़ी देर के लिए सो लो। और अब यहीं पर सीन कट होता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। मैं अपना वैन 3 लोगों के सामने आकर के खड़ा हो चुका था, और उन तीनों आदमियों के पीछे एक लेडी नहा रही होती है, जो कि वैन से कहती है, आखिरकार तू है कौन? मैंने इन लोगों से कहा था ना कि आज कोई गेस्ट नहीं आएगा। आखिरकार जेनिक कर क्या रहा है? क्या तुम यहाँ से तुरंत नहीं जाने वाले? वैन कहता है, मैं मर्सनरी नाम वाला कैसोरेक को ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई है जो उस कमीने के बारे में जानता है। सामने वाली लेडी कहती है, ये सोचना कि कोई सर कैसोरेक को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत करेगा? बदमाश, का तुम्हें पता है कि किसी को पता चले बिना तुम मरने जा रहे हो? वैन कहता है, तुम्हारे रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने सही इंसान को ढूंढा है, उसके बारे में सब
कुछ बताओ, तुम्हें जितना पता है सब। सामने वाली लेडी हंसते हुए कहती है, हा 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 हा, क्या ही हरामी बच्चा है। मुझे लगता है ये साला पागल हो चुका है। इस छोटे से बच्चे के मुंह को फाड़ दो और इसे मेरे पास लेकर आओ। हा 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 हा। अब हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है, ये अन्ना डेल्टन होती है। ये नोडिया किंगडम की ब्लैक मार्केट नंबर 1 इंफॉर्मेशन ब्रोकर है। और जब सभी लोग अन्ना की बात सुनते हैं, ठीक है जैसा आपने कहा है हम लोग वैसा करेंगे, और ये कह करके अपनी पावर को अनलीश करने लगते हैं सभी लोग। देन वैसे ही वो लोग एक वुल्फ में कन्वर्ट होने लगते हैं। उनके शरीर, हाथ पैर सब बड़े होने लगते हैं। उनका पूरा शरीर बदल चुका था। वो तीनों के तीनों लोग 5 आंखों वाले वुल्फ में कन्वर्ट हो चुके थे। कन्वर्ट होने के बाद तुरंत ही अपने वैन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं इसको मारने के लिए। सीरियसली मैं तो बस इसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता था, लेकिन तुम लोग इसे और मुश्किल बनाते हो। और इतना कहते ही वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और दोबारा से कहता है, हर बार बस तुम लोग इसे मुश्किल बनाते हो। जब एक को ठिकाने लगाता है वैन, ऐसे किसी दूसरी साइड देखने लगता है। दूसरा वुल्फ भी बहुत ज्यादा स्पीड में वैन के पास अटैक करने के लिए आ चुका था, लेकिन वैन उसके अटैक से बच जाता है और अपने आप को संभालता है। और अब अपना वैन भी दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। और अब इस समय अपने वैन के हाथों में डार्क पिच कलर की पावर अनलिस्ट होने लगी थी और बस अपने सामने बस ध्यान से उन सबको देखता जा रहा था। इस समय जो वो वुल्फ थे वो लोग भी बस देखकर हैरान हो चुके थे और बस ध्यान से अपने एमसी को देख रहे थे। लेकिन वैसे ही अपनी पूरी स्पीड के साथ में उनकी तरफ आगे बढ़ता है। बस उनके पास पहुंचने ही वाला था। वैन की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, जिससे कि वो वुल्फ भी वैन की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वैन अपने पंच से उनके ऊपर अटैक कर देता है और देन एक बीम ऑफ लाइट उन सबके शरीर को चीरते हुए, उन सबके शरीर से खून को बहाते हुए उन सभी के आर पार होते हुए निकल जाती है और आसमान में समा जाती है। वैन अब शांत हो चुका था और अब आगे की तरफ बढ़ने लगा था। क्या अब तुम मुझसे शांति से बात करना चाहती हो? वो कहती है, तो तुम एक सॉर्सरर हो, कोई भी सन ऑफ बीच नहीं, क्यों? लेकिन क्या करें सर, कैसोरिक अब यहाँ नहीं है। वैन कहता है, अब और नहीं, मुझे बस तुम ये बताओ वो है कहाँ पर? लेडी कहती है, हे पंक, मैं उनमें से एक हूँ जो इन्फॉर्मेशन को बेचती है। जब तक कि तुम मुझे पैसा नहीं देते तब तक कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। वैन कहता है, तुम्हें कितना चाहिए? लेडी कहती है, तुम्हारा अचानक से ये रवैया कैसे बदल गया, इतना सेंसिबल एटीट्यूड? वैन कहता है, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं हत्यारा नहीं हूँ। वो लोग मेरे पास आ रहे थे मुझे मारने के लिए, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। अगर तुम मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। लेडी कहती है, सर कैसोरिक के बारे में इन्फॉर्मेशन, अगर उनके करंट मूवमेंट को इंक्लूड किया जाए तो जो टोटल अमाउंट होगा वो 10,000 गोल्ड होगा। यही फेयर प्राइस है इस इन्फॉर्मेशन के लिए। वैन कहता है, ये बहुत ज्यादा ही अमाउंट है। लेडी कहती है, तुम्हें गलत नहीं थी, तुम वास्तव में पागल हो। वैन कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेडी कहती है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे सकती। वैन वहाँ से जाते हुए कहता है, बस मुझे पे करना है, क्यों है ना? तो फिर सब्र रखो, मैं वापस आऊंगा। लेडी कहती है, क्या तुम्हारे पास रास्ता है पैसा कमाने का? वैसे तुम सर कैसोरिक को क्यों ढूंढ रहे हो इतनी डरावनी निगाह के साथ? क्या सर कैसोरिक ने तुम्हारी फैमिली या किसी और को मार डाला है? वैन दरवाजा खोलते हुए कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, इससे पहले कि मैं उस मुंह को फाड़ डालूं। लेडी कहती है, ओफो कितना ज्यादा डरावना। और उस लेडी के इतना कहते ही यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें नोडिया किंगडम के मर्सनरी स्ट्रीट्स को दिखाया जाता है और उसी जगह के आसपास कोई कह रहा होता है, हाँ आपका रजिस्ट्रेशन एक मर्सनरी के रूप में कंप्लीट हो चुका है। वैन कहता है, तो काम कब से शुरू होगा? मर्सनरी का जो काम होता है वो खुद से ही जल्दी का काम होता है, लेकिन रुकीज के लिए काम पाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को पहले ही काम मिल जाता है और जो नए लोग होते हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है। वैन कहता है, मैं देख सकता हूँ, मैं समझ गया। वैन वैसे ही अपने मन में कहता है, इसमें मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन जो भी हो मेरे पास पैसा कमाने का एक तरीका आ चुका है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैंने उसे धमकी देने के बारे में भी सोचा है उस इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, लेकिन वो औरत कोई मामूली इंसान नहीं है और बेफालतू में दुश्मनों को बढ़ाना, इससे मेरा ही समय बर्बाद होगा। आंट कारा ने भी कहा था, पैसा ईमानदारी से कमाओ। और जब वैन ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था, वैसे ही वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और अपने सामने वाले आदमी से कहती है, मैं एक मर्सनरी जॉब के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास जरा भी एक्सपीरियंस ना हो। वैन जब सुनता है तो उसकी तरफ अपने लाल आंखों से देखने लगता है। सामने वाला आदमी कहता है, वैसे जो आदमी तुम्हारे बगल में खड़ा है उस आदमी ने जस्ट अभी रजिस्टर किया है। वो लेडी भी कहती है, क्या मेरे बगल में? क्या वो तुम हो जिसने अभी रजिस्ट्रेशन किया है? वैन कहता है, वैसे मैं अभी नया हूँ जिसने की अभी रजिस्ट्रेशन किया है। वो लड़की कहती है, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट एकदम आसान है, एकदम ही सिंपल है, बस एक रात की जिम्मेदारी ले लो। इसका नाम लियोन
18 है और ये 18 साल की है। वैन जब उसकी बात सुनता है तो वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन उस रजिस्ट्रेशन वाले आदमी से कहता है ये क्या ही पागल औरत है। वो रजिस्ट्रेशन वाला आदमी कहता है इसके लिए तुम्हें ब्रॉड हिल जाना होगा। वैन कहता है अरे नहीं, ये एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लेडी कहती है मैं तो बस एक स्क्वाड को हायर करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ से जाते हुए कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, चलो पहले पैसे के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद काम के बारे में बात करेंगे। वैन कहता है इससे मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत है जब मेरा एम्प्लॉयर अपने दिमाग से बाहर हो जाता है। लेकिन उस लेडी के बगल में एक मोटा आदमी आ जाता है जो कि उस लेडी से कहता है मैं तुम्हारी जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम इसके लिए मुझे कितना पे करोगी। लेडी कहती है जो पेमेंट रहेगी वो 10,000 गोल्ड रहेगी। जब वैन ये सुनता है तो वैसे वहीं पे रुक जाता है। लेडी दोबारा से कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस मर्सनरी को हायर नहीं कर सकती, तुम जैसे जाने पहचाने चेहरे जैसे मर्सनरीज को मैं हायर नहीं कर सकती। सामने वाला आदमी कहता है मैं इसे कर लूंगा, उस जैसे न्यू लोग इसे करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप भी जानते हैं, और अच्छे से भी नहीं कर पाएंगे। लेडी कहती है नहीं। दोबारा से वह आदमी लेडी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं उस बच्चे से काफी बेहतर हूँ। लेडी कहती है मैंने कहा ना मुझे जाने दो। आदमी कहता है तुम कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग औरत हो, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। जब वो आदमी ऐसे कह ही रहा था सही कोई उस आदमी से कहता है वे कचड़े कहीं के हाथ को हटा उससे अपने हाथ दूर कर। बड़ा आदमी कहता है तूने क्या कहा। वैन कहता है हाथ हटा मेरे खास एम्प्लॉयर की खास बॉडी से, तो जैसे बेकार कचड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयर पर हाथ रखने की। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ चिल्लाते हुए कह रहा था प्लीज मुझे कोई बचा लो, प्लीज कम से कम मेरे बच्चे को तो छोड़ दो। वहाँ पर कोई दूसरा आदमी कहता है ये बस एक किसान का घर है, यहाँ पैसे लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम ऑर्गन्स को निकालते हैं तो उस चीज का अच्छा खासा मुनाफा मिलना चाहिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा आदमी कहता है तुम्हारा जो मन है तुम वो करो, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट कल का काम है, क्यों है ना, हम लियोन परिवार की एक बेटी को छीन रहे हैं, क्यों है ना। दूसरा आदमी कहता है हाँ आपने सही कहा। पहले वाला आदमी कहता है 3 बेस्ट मैन को चुनो और उन्हें स्टैंड बाय पर रखो एंड इसे लटकाओ और बाहर निकालो। नकाबपोश आदमी कहता है हाँ तो मैं उन्हें तुरंत स्टैंड बाय पर रखता हूँ। पहले वाला आदमी कहता है नहीं, लेकिन जिस आदमी ने बोला था वैसे ही वो नकाबपोश आदमी को उठा देता है। और देन वो मास्क वाला आदमी कहता है सर मार्केल क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। मार्केल कहता है ऐसा नहीं है, बस बात इतनी है कि इनमें से कोई भी इंसान मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो अगर हम तुम्हें भी उसी तरह से डिसेक्ट करते हैं और फिर मैं तुम्हें अपने बगल में लटका दूंगा तो ये एकदम ही परफेक्ट होगा। वैसे ही वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाता है, इसके चिल्लाते ही वैसे ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें हमारे वैन को दिखाया जाता है कि इस समय कुछ खा रहा होता है। उसके समय जो लड़की होती है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए ऐसा घबराते हुए अपने मन में कुछ सोच रही होती है। देन वैसे ही वो लड़की टेबल पे अपना मुक्का मारती है ना। वैन कहता है तुम क्या कर रहे हो, क्या खाना तुम्हारे स्वाद के अनुसार नहीं है। कि कहती है ऐसे खाने को कौन खाता है, और उस आदमी को चेयर की तरह इस्तेमाल करना बंद करो। वैन कहता है अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम भी एक बार इस पर बैठना चाहती हो। लड़की कहती है मैं नहीं करना चाहती, बस उसे जाने दो। ये कहने के बाद लड़की अपने मन में कहती है ये थोड़ा कठोर है लेकिन स्किल्डफुल भी है और बिना किसी कागजी कार्रवाई वाला नौसिखिया, बिल्कुल वैसा ही व्यापारी जैसा कि मैं चाहती थी। हालांकि ये आरामदायक था, शर्म की बात है। तो लड़की कहती है लोगों को सामानों की तरह इस्तेमाल मत करो। वैन लड़की से कहता है चलो वैसे काम पर आते हैं, तुमने मुझे एक स्क्वाड के रूप में काम पर रखा है, वैसे मुझे तुम्हें कितनी दूर ले जाना होगा। लड़की कहती है बस तुम्हें वो युवाना किंगडम के बॉर्डर के पास लेकर जाना होगा, हम लोग जंगल से होकर के जाएंगे इसीलिए हम लोग एक ही दिन में पहुंच जाएंगे। वैन कहता है लेकिन एक सिंपल स्क्वाड के लिए 10,000 सोने के सिक्के, मुझे बहुत ज्यादा ही बुरी फीलिंग आ रही है कि ये कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज से जुड़ा हो सकता है और ये एकदम ऐसा है कुछ शक्तिशाली घर के एक वंशज या एक भगोड़े की तरह। वैसे मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में डाउट नहीं कर रहा हूँ मैम, लेकिन जस्ट इन केस। लड़की कहती है मैं बस एक थोड़े अमीर व्यक्ति की बेटी हूँ, मेरे फादर मुझसे बहुत ज्यादा ही लाड प्यार करते हैं। वैन उसकी बातों को सुनते सुनते जस्ट उसके पास आ चुका था। लड़की कहती है अगर मैं सही में तुम्हें इतनी ज्यादा सस्पिशियस लग रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को हायर कर लूंगी, तुम जा सकते हो। वैन दोबारा से अपनी सीट पर बैठते हुए कहता है तुमने क्या कहा, सस्पिशियस नहीं तो वैसे आखिरकार मैं इतना रूड कैसे हो सकता हूँ अपने प्रीशियस कस्टमर के लिए। लड़की अपने मन में कहती ये छोटा हरामी का बच्चा। वैन उस लड़की से कहता है तो तुम कब चलना चाहोगी। लड़की कहती है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, उतना ही मेरे
मेरे लिए अच्छा होगा। वैन कहता है उठते हुए तो चलिए अभी चलते हैं। लड़की कहती है क्या अभी? वैन दोबारा से कहता है मैं बस अपने क्लाइंट का अवेलेबल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लड़की भी कहती है हाँ ठीक है। और लड़के के इतना कहते ही यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें गैसियोल से माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर अपने वैन और वो लड़की पहुंच चुकी होती है और आगे बढ़ रहे होते हैं। लड़की कहती है ऐसा लगता है कि हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। वैन भी कहता है हाँ हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। लड़की मन में कहती है अब तक तो सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग सेफली अपने जगह पर पहुंच जाएंगे। शायद मुझे एक स्कॉटर को भाड़े पर रखने की जरूरत नहीं थी। जब वो लड़की अपने मन में ये सब कुछ सोच रही थी, वैन उसको रोकते हुए कहता है रुक जाओ। लड़की कहती है क्या कुछ गड़बड़ है? वैन अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ, ये डेफिनेटली माना है। देन अगले ही पल में कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है। वैन दोबारा से अपने मन में कहता है कुछ लोग भागते हुए इधर ही आ रहे हैं। वो लोग 3 है नहीं 4, और उनमें से एक खास तौर पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसका नाम मार्कल है। तो मार्कल सामने की तरफ अटैक करते हुए कहता है झांकना एक बुरी आदत है। और वो वाला अटैक जो था उस मार्कल ने शायद अपने एमसी के ऊपर किया था। इसे देखकर अपना एमसी भी थोड़ा सा तो हैरान हो चुका था। ये वाले अटैक से बहुत ज्यादा ही पावरफुल एनर्जी निकली थी। लेकिन वैन और वो लड़की हम रहते ही आगे से हट जाते हैं। मार्कल कहता है ये लियोन फैमिली की डॉटर है, इसे जिंदा पकड़ लो। देन जो मार्कल के साथी होते हैं वो लोग उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेडी कहती है ये क्या था? वैन कहता है क्या ये सिर्फ एक वार्निंग थी? असली वाला शायद यही है। लेकिन वैसे ही वैन साइड से कुछ महसूस करता है, उसी साइड ध्यान से देखने लगता है। समय 3 असेसिन्स वैन की तरफ अटैक करने के लिए वैन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वैन उनके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। एक असेसिन उस लड़की को भी मारने के लिए आ चुका था। वैन इस चीज को नोटिस कर लेता है। देन जो 2 असेसिन्स ने वैन पर अटैक किया था, वैन उनको पीछे करके लड़की वाले असेसिन के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वो असेसिन बहुत तेज चिल्लाता है। एक असेसिन का काम तमाम हो चुका था, अब सिर्फ 2 बाकी थे। वो दोनों दोबारा से अपने वैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे थे। लेकिन वैन लड़की को लेकर के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अपने हाथों को छूते हुए कहता है हाँ मैम, इस मूवमेंट से किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं, बस तुम मेरे पीछे रहना है, कुछ क्यों ना हो जाए बस तुम मेरे पीछे रहना। लेडी भी कहती है ठीक है। आखिरकार तुम लोग हो कौन? क्या तुम लोग बैंडिट्स हो? उस लड़की को शांति से हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें शांति से जाने देंगे। वैन कहता है अगर तुम मुझे 10,000 गोल्ड देते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। असेसिन कहता है बेवकूफ। वैसे ही वो असेसिन वैन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वैन बस एक ही जगह पे खड़ा होकर उनको आराम से रोक रहा था, उनके पंचेस मारता जा रहा था। वैन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बस लगातार पंचेस की बौछार करता ही जा रहा था। देन आखिरी में वैन एक और अपने पंच से अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो दोनों असेसिन भी वैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वैसे ही वो असेसिन पीछे हट जाते हैं और अपने वैन से कहते हैं मैं शायद थोड़ा सा परेशान था कि यह सोच कर कि तुम शायद एक रेन कास्टर होगे, लेकिन तुम तो बस एक बदमाश हो। वैन कहता है तुमने क्या कहा? मैं तो बस इस मामले में सावधान रह रहा था, लेकिन उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने बेवकूफ होगे। ये कहकर अपना वैन अपनी स्पीड के साथ में उनके जस्ट सामने आ जाता है और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है अपने पंच के साथ में। देन फिर वैसे ही लगातार अपने पंचेस से अटैक करने लगता है। वैन की स्पीड बहुत ज्यादा ही तेज थी और अब ये वाला अटैक वैन का आखिरी अटैक होने वाला था। वैन अपने एक पंच को तैयार करता है और अपने पावर को लगाते हुए उस पंच से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उनका पूरा शरीर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और वहाँ जो बस बचा था वो थे उनके पैर और खून। और अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था कोई दूर रह करके यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ देख रहा था और ये शायद था मार्कल। इस समय बस उन असेसिन्स के पैर बचा था और खून बचा था। वैन उनको खत्म करने के बाद कहता है आखिरकार कैसा जो ग्रुप का ग्रुप था। इस समय जो वो लड़की थी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी और देन वैसे अपने मन में कहती है ये मुझसे भी जवान दिखता है, लेकिन आखिरकार ये सब कुछ कैसे कर सकता है? अगर फादर ने इसे देखा होता, अगर फादर ये देखते तो वो इसे देख करके बहुत ज्यादा हैरान और डर चुके होते। लेकिन वैसे ही जंगल के बीच से एक आवाज आती है। लियोन कास्टर अफसर एक दूसरे के माना का अनुकूलन करते हैं और माना की मात्रा अक्सर कास्टर के स्किल से मैच खाती है। वैन कहता है तुम बहुत लंबे समय तक छिपे हुए थे, मुझे लगा तुम भाग गए। ये कहने के बाद वैन मन में कहता है फाइनली आखिरी वाला भी अपने आप को दिखाई दिया। मार्कल वहाँ पर आते हुए अपने एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए कहता है इसीलिए बस तुम एक बच्चे हो, तो क्या तुम्हारे पास उतना माना है जितना मेरे पास है? तुम माना के साथ पैदा हुए हो, तो इसीलिए मुझे तुम्हें सबसे पहले डिसेक्ट करना होगा, क्योंकि तुम जैसे शानदार कास्टर के पास एक स्प्लेंडेड ऑर्गन तो होना ही चाहिए। हा हा हा। इसका नाम मैड एनाटोमिस्ट मार्कल है और ये लीडर है एक क्रिमिनल गैंग का जिसका नाम मार्कल गैंग है। और ये मार्कल गैंग सब तरीके के काम करती है, मर्डर, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अन्य भी काम करती है। दोबारा से मार्कल कहता है तुम मुझे उस लड़की को दे दो, बदले में मैं तुम्हें बिना दर्द के चीर दूंगा। वैन कहता है हाँ
भाड़ में जा। मार्कल जब ये सुनता है तो अटैक करते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो अब मर जा। ये कह करके अपने वैन के ऊपर अटैक कर देता है। मार्कल के हाथों से बहुत ज्यादा ही डार्क रेड कलर की एनर्जी निकलने लगी थी। वैन कहता है, मैम। लेडी कहती है, हाँ बोलो। आपने कहा था कि तुम एक नॉर्मल मर्चेंट की बेटी हो, तो आपने वो मुझसे झूठ बोला था, क्यों, है ना? लेडी कहती है, दरअसल बात ऐसी है कि मुझे बस तुम बचाओ। लेकिन इस समय अपने वैन ने उस लड़की को उठा लिया था। देन उस अटैक की तरफ आगे करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ। और जो मार्कल का जो अटैक था वो इसमें बस उस लेडी के हिट होने वाला था। वैन ने उस लड़की को उस अटैक के आगे कर दिया था। इस समय जो वो लड़की थी वो बहुत ज्यादा ही घबरा चुकी थी। बस वो अटैक उसके हिट ही होने वाला था और वो बहुत जोरों से रोते हुए कहती है, हे तुम खमीने के बच्चे। और जब मार्कल ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है। और इस समय जो अपना वैन था वो तो बस मार्कल को बिना डर के देखे जा रहा था। शायद वैन को उसकी कमजोरी पता चल चुकी थी, लेकिन अभी भी मार्कल नहीं रुका था। इस वाले अटैक से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगी थी और आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मार्कल अपने अटैक को मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लड़की बच जाती है। इसमें मार्कल उन दोनों के सामने खड़ा हुआ था और इस अटैक की वजह से उस जमीन पर निशान बन चुका था और बस वो लड़की बाल बाल बची थी। देन वो लड़की वैसे चिल्लाते हुए कहती है, मैं बस मरी गई थी, तुम पागल हरामी कहीं के। देन वैसे ही मार्कल कहता है, क्या तुम इस लड़की के बॉडीगार्ड नहीं हो? वो लड़की भी अपने यन से कहती है, तुम हरामी कहीं के, मैं तुम्हारी एम्प्लॉयर हूँ, तुम्हें नहीं पता? क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? लेकिन इस समय जो अपना यन था वो ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में कहता है, उसने तुरंत ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ये एक ऐसा सॉर्सरर है जो कि माना को मैनिपुलेट भी कर सकता है, माना को अपने हिसाब से चला सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ये एक स्किल्ड सॉर्सरर है और ऐसा लगता है कि इसका गोल मेरे एम्प्लॉयर को मारना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसे जिंदा पकड़ना है। लड़की कहती है, तुम हरामी कहीं के, मेरी बात तुम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? दोबारा से यन अपने मन में कहता है, तुम मेरे पैसे को चुराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब कुछ सोचने के बाद यन उस लड़की से कहता है, इस बार मैं तुम्हारे झूठ को नजरअंदाज कर रहा हूँ। लड़की कहती है, तुमने लोगों को मारने की कोशिश की और अब तुम इसे नजरअंदाज कर रहे हो? यन कहता है, बहस करना बंद करो, मैं तुम्हें अभी फेंकने वाला हूँ, सेफली खुद से उतर जाना और चूहे की तरह छिपे रहना, समझी? लड़की भी कहती है, क्या? ठीक है, जरा रुको, तुम कह रहे हो कि तुम मुझे फेंकोगे? वैन कहता है, रिलैक्स, शांत हो जाओ, तुम मरने वाली नहीं हो। और ये कहकर के वैन उस लड़की की गर्दन को पकड़कर भागने लगता है, लेकिन वैन वैसे ही अपने ऊपर कुछ महसूस करता है। ऊपर से वैन के सामने गिरता है मार्कल। वैन वैसे ही कहता है, हा 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 हा, आखिरकार तुम लोग क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझसे भाग जाओगे? देन वैसे ही मार्कल अपनी जगह से गायब हो जाता है। मार्कल वैन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम लोग आखिरकार कहाँ जाने की सोच रहे हो? लेकिन वैन भी उस लड़की को कहीं पर सेफली फेंकने के बाद हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है। इस समय वैन के हाथों से बहुत ज्यादा ही माना निकलने लगा था और देन उन्हीं हाथों से मार्कल के पैर को पकड़ लेता है और वैसे ही घसीट के मार्कल को आगे की तरफ फेंक देता है। दोबारा से अपने फुल स्पीड के साथ वैन आगे बढ़ने लगता है। एक और जोर का मुक्का खींच करके मार्कल के पेट पे मारता है, जिसकी वजह से मार्कल पीछे जाने लगता है। लेकिन मार्कल अपने आप को संभाल लेता है और हंसते हुए कहता है, हे बहुत अच्छे। वैन अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है कि मैंने अपने सारे शॉट्स लगाए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी चीज ने रोक दिया था। मार्कल कहता है, हा, सबसे पहले मैं तुम्हें जगाऊंगा, फिर मैं उस लड़की के लिए जाऊंगा। मार्कल जिस र्यूनक्राफ्ट को पोजेस करता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिन वैसे मार्कल अपने हाथों को देखते हुए कहता है, अगर सामने देखा जाए तो फिर ये एक इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस होने वाला है। अब हमें मार्कल के रेनक्राफ्ट के बारे में बताया जाता है। मार्कल का रेनक्राफ्ट साइकोकाइनेसिस र्यून है। ये माना का यूज करके मैनिपुलेट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को और इसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से ये तुरंत पावर को डिस्चार्ज कर सकता है शॉकवेव की तरह। और देन दोबारा से शॉकवेव से अपने वैन की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन अपने वैन भी किसी से कम नहीं होता है। उसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। उसके अटैक से आराम से बच जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब वैन उसके पास पहुंचा ही था, दोबारा से मार्कल ने वैन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वैन भी अपने हाथों से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वैन भी अपने आप को संभाल लेता है और दोबारा से अटैक करने के लिए मार्कल की तरफ आगे बढ़ जाता है। मार्कल भी अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन वैन उसे आसानी से डॉज कर लेता है अपनी स्पीड के साथ में। इस बार में मार्कल ने अपने शॉक वेव्स को रिलीज किया था, लेकिन अपना वैन उससे आराम से बच चुका था और उसकी तरफ अटैक करने के लिए दोबारा से जाने लगा था। और देन वैसे ही अपना वैन उस मार्कल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। लेकिन उस मार्कल के चारों तरफ एक डिफेंस शील्ड बन चुकी थी जो कि उसे अपने वैन के अटैक से बचा रही थी। वैन अपने मन में कहता है, ये एक फॉर्मिडेबल डिफेंस है और ये कैपेबल है ब्लॉक करने में बाय फॉर्मिंग साइकोकाइनेटिक एनर्जी इनटू अ शील्ड। वैन अटैक करने के बाद दूर हट जाता है। वैन
कहता है आखिरकार इसकी र्यून क्राफ्ट आर्ट कितनी ज्यादा एनोइंग है। मार्कल कहता है बच्चे ये सब कुछ यूजलेस है, जो हमारे माना का अमाउंट है वो शायद सिमिलर है और जो हमारे र्यून्स की एबिलिटीज है उनमें बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अभी के अभी काम पर रख लूंगा। मुझे नहीं पता कि वो लड़की तुम्हें क्या भुगतान दे रही है, लेकिन तुम मेरे साथ उस अमाउंट से जितना वो लड़की दे रही है उससे कई गुना कमा सकते हो। वैन कहता है 10,000 सोने के सिक्के उस लड़की ने मुझे इतना अमाउंट देने के लिए कहा है। मार्कल कहता है हा 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 हा, क्या सिर्फ 10,000? हम लोग इतना अमाउंट तो सिर्फ 2-3 विलेज को डिस्ट्रॉय करके ही कमा लेते हैं। तुम अपने स्किल्स के हिसाब से बहुत कम पैसे ले रहे हो। वैन कहता है क्या विलेज को बर्बाद करना? मार्कल कहता है हाँ तुमने सही कहा, एसेसिनेशन, किडनैपिंग, रॉबरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हम ये सब कुछ करते हैं। कोई भी सवाल नहीं पूछते हैं, हम डायरेक्ट मार डालते हैं। तो सुनने में अच्छा लग रहा है क्यों, है ना? हा 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 हा। मार्कल कहता है हा 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 हा, मुझे पता था, मुझे कैरेक्टर्स को जज करने की अच्छी नॉलेज है। जो तुमने सुना शायद मुझे लगता है तुम्हें पसंद आया, क्यों, है ना? वैन अपने पूरे शरीर से माना निकालते हुए कहता है नहीं, मैं बस इस बात पर हंस रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा ही बेवकूफ हूँ कि मैं तुमसे इस तरह बात कर रहा हूँ। मार्कल कहता है तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? ये सोच कर कि मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़े के साथ बातचीत कर रहा था, तो मैंने अपना मन बना लिया है और अब मैं तुम्हें फाड़ने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तब तक फाड़ूंगा जब तक तुम पहचानने लायक नहीं बचोगे, तब तक मैं तुम्हें फाड़ता रहूंगा। मार्कल जब ये सुनता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है तू एक घमंडी पिल्ला है, मैंने तुझे एक ऑफर दिया लेकिन तब भी तू नहीं सुधरा। लेकिन इस समय जो अपना वैन था वो भी आगे बढ़ चुका था और उस मार्कल के ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक्स करने लगा था। मार्कल हंसते हुए कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, यू कांट ब्रेक थ्रू माई डोमेन, तुम मेरे डोमेन को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। लेकिन जो अपना वैन होता है उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, बस आगे बढ़ता ही रहता है, दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और लगातार बहुत सारे अटैक्स उस मार्कल के शील्ड के ऊपर करने लगता है। अपना वैन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो लगातार उस शील्ड पर पंचेस की बौछार करता जा रहा था। अब वैन के शरीर से और भी ज्यादा माना निकलने लगा था, उसके हाथों से ब्लैक कलर का माना बहुत ज्यादा डेंस कलर में निकलने लगा था और जैसे ही वो एक और पंच मारता है उस मार्कल की शील्ड में क्रैक आ जाता है और वैसे ही उस मार्कल की शील्ड पूरी टूट जाती है और मार्कल भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। मार्कल के पसीने आ चुके थे, उसके होश उड़ चुके थे, उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। अगले ही पल वैन उसके एक हाथ के ऊपर अटैक कर देता है और मार्कल बस कहता रह जाता है आखिरकार कैसे, तुमने ये कैसे किया? मार्कल बहुत जोरों से चिल्लाता है क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका था, उसके हाथ से बहुत ज्यादा तेजी से खून निकलने लगा था। मार्कल की हवा टाइट हो चुकी थी और देन अगले ही पल अपना वैन उसके पेट पर एक और जोरों का मुक्का मारता है, जिसकी वजह से मार्कल तो हवा में उड़ जाता है और सामने जाकर के गिरता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी धूल मिट्टी उड़ने लगती है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मार्कल की हवा टाइट हो चुकी थी। मार्कल दोबारा से उठते हुए कहता है तुम पागल कमीने, मुझे अब तुम्हारे अंगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मेरी दया का तिरस्कार करने की यही कीमत है। और ये कहकर के मार्कल भी अब अपने बॉडी से माना को अनलीश करने लगा था। अगले ही पल हमें उसी जंगल में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ जा रही थी और पूरे जंगल में फैल चुकी थी और ये एनर्जी निकल रही थी मार्कल की बॉडी से। मार्कल एक अटैक को बनाने लगा था। देन अपने अटैक को तैयार करते हुए मार्कल कहता है एको-काइनेटिक ब्लड स्ट्राइक। देन अगले ही पल हमें दूर से उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है और देन वैसे ही बहुत ज्यादा मात्रा में पावर को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ होकर के दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाने लगी थी और इसकी पावर पूरे जंगल में फैल चुकी थी। इस पावर को बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। इस समय जो मार्कल था वो लगातार अपनी एनर्जी को छोड़ता जा रहा था, अपने माना को सामने की तरफ लॉन्च करता जा रहा था। इसकी वजह से वहाँ पर जो जमीन थी वो भी फटने लगी थी। लेकिन जो अपना वैन था वो भी बस अपने सिर्फ एक हाथ को आगे करता है। मार्कल पसीने के साथ कहता है मुझे विश्वास है कि हम लोग एक जैसे हैं, हमारा माना लेवल एक ही जैसा है, लेकिन कैसे, आखिरकार कैसे तुम मेरे साइकोकाइनेसिस के सामने कैसे खड़े रह सकते हो? आखिरकार तुम हो कौन? इस समय जो अपना वैन था वो बिना किसी परेशानी के इसके अटैक को आराम से रोक लिया था, सिर्फ अपने एक ही हाथ का यूज करके और शांति से बस खड़ा हुआ था और बस उसी मार्कल की तरफ देख रहा था। वैन कहता है तुमने क्या कहा? क्या हमारे माना लेवल एक ही
लेवल के हैं। साले हरामी, हमारे में जमीन और आसमान का फर्क है, कह करके अपने अंदर वाले शैतान को बाहर बाहर निकालता है। चारों तरफ पूरी दुनिया बस वैन के माना से भर चुकी थी। ये देखकर वो मार्कल बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। मार्कल घबराते हुए कहता है, आखिरकार ये कैसा ही भयानक माना है। इतना ज्यादा डरावना माना मैंने आज तक नहीं देखा। ये शैतानी है। लेकिन वैसे ही येन अपनी जगह से गायब हो जाता है। आगे बढ़ते हुए कहता है, अब बहुत हुआ, अब तेरा नर्क में जाने का समय आ चुका है। और ये कह करके अपने उसी मुक्के के साथ में उस मार्कल पे बस अटैक करने ही वाला था। वैन यूज करता है फर्स्ट मैनिफेस्टेड आर्मामेंट एनहाइलेशन फेज, जो कि किसी चीज को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लगातार वैन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने लगा था। वो मार्कल बस खड़ा का खड़ा रह चुका था। वैन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मार्कल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए किधर। जेन एक लास्ट बार और एक और अपने पंच से अटैक करता है, जिससे कि जेन उसके पेट को पूरी तरीके से फाड़ देता है। और ये वाला पंच बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। इस वाले पंच से बहुत ज्यादा ही डेंस माना निकलने लगा था। और वैन उसके ऊपर अटैक करके उस मार्कल के पीछे आ चुका था। और देन इस अटैक करने के बाद वो अपने हाथों के पट्टियों को उठाने लगता है। और देन उन पट्टियों को अपने हाथों पर बांधने लगता है। इस समय दोनों लोग ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए थे। लेकिन वैसे ही जो मार्कल के सामने की जमीन होती है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। वैन के प्रेशर की वजह से वैन दोबारा से अपनी पट्टियों को बांधते हुए कहता है, शायद अब मुझे अपने फकिंग डियर एम्प्लॉयर के पास जाना चाहिए, क्यों है ना। और अब इसी के साथ में पे सीन कट होता है। अब हमें बताया जाता है पूरी बॉडी को ब्लेड से लेस करने की शक्ति से अंतरिक्ष और समय से परे, या जमीन को चीर डालो और पहाड़ों को काट डालो, ये सभी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो ब्रह्मांड के दिव्य आदेश की अवहेलना करता है और फिजिक्स के लॉस को सरपास करता है। इन सभी र्यून क्राफ्टों में से वो एक लौता र्यून, जिसे कि असुरा र्यून भी कहते हैं, उसे इतिहास का सबसे खराब र्यून कहा जाता है। और इसे चलाने वाले लड़के के कार्यों के वजह से एक नया इतिहास लिखा जा रहा है अटून के कॉन्टिनेंट पर। और अब दोबारा से हमें उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है। इस समय जो अपना वैन था वो उस लड़की के पास पहुंच चुका था। वैसे ही कहता है, मैडम जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम सेफ हो। लड़की चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम अचानक से सब कुछ ऐसे कैसे उड़ा सकते हो? लेकिन वैसे ही वैन उस लड़की के जस्ट पीछे वाले पेड़ के ऊपर अपना हाथ मारते हुए कहता है, मैडम क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्यों, है ना? हाँ सब ठीक है, वैसे भी मुझे ज्यादा उत्सुकता नहीं है, ऐसा वादा किया गया था, मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ पर ले आया हूँ, तो बस अब मुझे तुम पैसे दे दो। देन लड़की भी कहती है, हाँ ठीक है। देन वैसे ही वो वैन को 10,000 सोने के सिक्के दे देती है। वैन कहता है, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लड़की कहती है, जरा एक्सक्यूज मी। वैन भी उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, अब क्या हुआ? लड़की कहती है, नहीं कुछ भी नहीं। वैन कहता है, अब मैं सही में जा रहा हूँ। लड़की उसको देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं इसे अपने परिवार के पास ले जाना पसंद करती, लेकिन मैं ऐसे किसी भाड़े के एक यंग मर्सनरी को युद्ध में ऐसे ही नहीं खींच सकती। यह शर्म की बात है, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। चलो अब जल्दी करती हूँ, सबसे पहले मुझे फैमिली के पास वापस लौटना होगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब दोबारा से हमें नोडिया किंगडम के डल्टॉन के 3rd रेसिडेंस को दिखाया जाता है। शायद वहाँ पर अपना वैन भी पहुंच चुका होता है। और देन वैसे ही शायद वैन वहाँ पर पैसे के बैग को फेंक देता है। देन अन्ना डल्टॉन कहती है, मुझे पता था कि तुम्हारे पास कुछ तो बैकअप होगा ही। वैन कहता है, जल्दी करो और मुझे उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ जिसके बारे में तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। अन्ना डल्टन कहती है, जरूर मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन मैं इसमें का सिर्फ आधा ही पैसा लूंगी। वैन कहता है, क्या? अन्ना डल्टन कहती है, मैं सर कैसोरेक को ट्रैक करने में फेल हो चुकी हूँ। वो आदमी इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से गहन है, हालांकि मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ, वैसे भी किसे ही पता कि वो कहाँ पर हो सकता है। वैन कहता है, हाँ ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ उसके बारे में। अन्ना डल्टन कहती है, क्या तुमने कभी तेजे नामक भाड़े के समूह के बारे में सुना है? येन कहता है, नहीं मैंने कभी नहीं सुना। अन्ना डल्टन बताती है, तेजे ये एक ऐसा मर्सनरी ग्रुप है जो कि बहुत सारे वेरियस क्राइम्स में एक्टिव रहता है। मर्डर, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, असैसिनेशन, स्पियोनेज, इन्फिल्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और भी कई चीजें, ये इन सब में शामिल रहता है। और जो इस तेजे का लीडर है वो सर कैसोरेक
है। तेजे 5 साल पहले से ही फेमस होना स्टार्ट हो चुका था और अब जो उसका इन्फ्लुएंस है अब वो बहुत ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि ये एक छोटे से सीमा वाला किंगडम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, स्मॉल फ्रंटियर किंगडम को भी डोमिनेट कर सकता है। तो इसीलिए तेजे के मेन बेस को ट्रैक करना मुश्किल है और सर्कस का पता लगाना अब और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं ऐसी महिला नहीं हूँ जिसके साथ व्यवहार करना आसान हो, डील करना आसान हो। मुझे अंततः तेजे के एक अधिकारी का स्थान ठिकाना पता चल गया। वो ये आदमी है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे कि इसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशान होगा, एक लंबा निशान होगा। ये एक ब्रूटल असैसिन है जो कि पैदा हुआ है कंसीलिंग र्यून के साथ में। इसने अब तक के जितने भी असैसिनेशन किए हैं वो सारे सफल रहे हैं। इसने जिसको मारने की ठान लिया वो बस मारा ही गया इसके हाथों। वैन कहता अगर ये तेजे मर्सनरी ग्रुप का पार्ट है तो फिर इसे जरूर ही पता होगा कि कैसोरे कहाँ है, क्यों है ना। तो अभी इस समय ये कहाँ पर है। अन्ना डल्टन कहती है मेरी जानकारी के अनुसार ये जरूर ही बोगरा किंगडम के कैपिटल वर्ल्ड हिल्दे सिटी के मार्कल ग्रुप बेस में होगा। और अब हमें मार्कल ग्रुप बेस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर काफी लोग मारे जा चुके थे। वहाँ पर सभी के पैर हाथ फटे हुए थे। चारों तरफ वहाँ पर खून बस फैला हुआ था। वहाँ पर लोग पीछे देखते हुए कहते हैं भागो भागो। वहाँ पर इस समय सभी लोग बहुत ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे थे। लेकिन वैसे ही उन तीनों का भी सर उनके धड़ों से अलग हो जाता है और उनका भी खून बस उन दीवारों में और फर्श में चारों तरफ फैल जाता है। वहाँ पर एक और आदमी कहता है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, आखिरकार तुम ये सब कुछ हमारे साथ क्यों कर रहे हो। इस समय इस आदमी के शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। ये भी आदमी बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ लग रहा था। सामने वाला आदमी कहता है वेल 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 मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करने के लिए कहा गया है। शायद ये इसलिए है क्योंकि तुम लोग मिशन में फेल हो चुके हो जो कि सर कैसोरेक ने तुम्हें करने को दिया था। सामने वाला आदमी कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने हमें नहीं बताया था कि उस जैसा एक मॉन्स्टरस आदमी से प्रोटेक्ट कर रहा था और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हमने हमारे चीफ सर मार्कल को खो दिया। सामने वाला आदमी कहता है मुझे उसके लिए तो माफ कर दो। हमने भी ये नहीं सोचा था कि जो मार्कल होगा वो कुछ फ्रंटियर मैशनरीज के हाथों मारा जाएगा। सामने वाला आदमी कहता है तुमने इन सभी को मार डाला सिर्फ एक फेलियर की वजह से, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो। सामने वाला आदमी कहता है क्या तुम इसे एक सजा के रूप में नहीं सोच सकते, तुम और मैं दोनों ही एक लो लेवल के हत्यारे हैं। वो हंसने लगता है हे। तुमने क्या कहा पनिशमेंट, गो फक योरसेल्फ। इतना कहते ही वहाँ पर कुछ और लोग भी शायद आ जाते हैं। दोबारा से वे आदमी चिल्लाते हुए कहता तुम सभी लोग इस पर अटैक करो। देन बहुत सारे लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वो कहता है जो यहाँ पर मारा जाएगा वो और कोई नहीं बल्कि तू होगा, सिर्फ तू ही यहाँ पर मारा जाएगा और कोई भी नहीं। कह करके अपने हाथों से भी इसके तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस आदमी के पास होता है टच र्यून। ये अपने र्यून की मदद से एक बहुत बड़े हाथ को बना सकता है माना की वजह से जो की आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। और देन उसी माना वाले हाथ से उसी आदमी को पकड़ लेता है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे जब वो लोग देखते हैं कि वो आदमी फंस चुका है तो वो लोग भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए चारों तरफ से जाने लगे थे। वही आदमी कहता है मैं तुम सबसे पहले ही माफी मांगता हूँ। इस समय बस सभी लोग उस आदमी के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन जहाँ पर वो आदमी खड़ा था वैसे ही वहाँ पर एक अजीब टाइप की एनर्जी फैलने लगती है जिसे देख करके वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके थे। इस समय जो वो आदमी था जिसके फेस पे मार्क बना था वो जस्ट उस टकले के पीछे आ चुका था, जिसे देख करके टकले के पसीना आ चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह चुकी थी। वैसे हमें उस आदमी के चेहरे के ऊपर बस खून को दिखाया जाता है और उसकी ब्लेड के ऊपर टकले के घबराए हुए चेहरे को दिखाया जाता है। और इसी के साथ में यही पर सीन चेंज हो जाता है। अब उसे घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं। और उन लाशों के बीच में जो आदमी खड़ा था वो अपने सामने वाले आदमी से कहता है क्या तुमने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया। फेस पे निशान वाला आदमी कहता है क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर सब कुछ खून से धो दिया है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद जा करके जांच कर सकते हो। नकाबपोश आदमी कहता है मैं हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, तुमने शायद इसे हमेशा की तरह साफ सुथरे तरीके से ही संभाला होगा। फेस पे निशान वाला आदमी कहता है अगर तुमने सब कुछ कंफर्म कर लिया है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नकाबपोश आदमी कहता है ओह सही है। इसके अलावा मार्कल की हत्या करने वाले जिसने भी मार्कल की हत्या की थी उसकी भी जांच चल रही है। उन्होंने कहा था कि उसके आंखों के नीचे काले काले निशान हैं और उसके गर्दन में भी बहुत सारे काले काले निशान हैं। वो कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे इस आदमी के बारे में कैसे बता रहे हो, क्या ये भी एक टारगेट है जिसे मुझे मारना है। मुझे इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए क्यों, है ना। हाँ जैसा कि मैंने सोचा था आप उतने ही शार्प हो, इसीलिए जो सर कैसोरेक हैं वो आपको जाने नहीं देना चाहते।
चाहते। निशान वाला आदमी कहता है चुप हो जाओ। नकाबपोश आदमी वहाँ से जाते हुए कहता है तो फिर जो आज की रिपोर्ट है मैं अच्छी तरीके से सर सेरेक को बता दूंगा। देन निशान वाला आदमी अपने हाथ में एक सिगरेट को निकाल लेता है। उसके जाने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है और इस सिगरेट को मुंह पे रखते हुए ऊपर की तरफ देखने लगता है। देन वैसे ही कहता है काले निशान उसकी आंखों के नीचे और उसकी गर्दन पर। अगर यह बोगरा किंगडम है तो यह यहाँ से करीब है। अब आखिरी क्वेश्चन, आखिरकार उस सन ऑफ बीच का नाम क्या है? जिन लोगों को मैं मारता जा रहा हूँ उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका नाम कास्का है और ये तेज मर्सनरी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दो लोगों का सीन दिखाया जाता है। वैसे एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है क्या कोई तरीका है जिससे कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल सके? देन हमें उन दोनों लड़कों के सामने एक बहुत बड़े क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है दिखने में और बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इस समय वो क्रिएचर बस उन दोनों बच्चों को ही देख रहा होता है। उनमें से ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। व्हाइट हेयर वाला लड़का कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जो वो बहुत बड़ा क्रिएचर था वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। वो बस उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन वैसे ही वहाँ पर हमें एक बीम ऑफ लाइट को दिखाया जाता है और देन अगले पल किसी के मुक्के को दिखाया जाता है और ये अपना वैन होता है जो कि इस समय वहाँ पर पहुंच चुका होता है और अब शायद उस बड़े से क्रिएचर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वैसे ही अपने वैन के मुक्के से एक बीम ऑफ लाइट होती हुई उस क्रिएचर के शरीर के आर पार हो जाती है। वो क्रिएचर कुछ भी नहीं कर पाता है। वो क्रिएचर बस चिल्लाता रह जाता है। इस समय यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ देखकर वो दोनों बच्चे भी बहुत ज्यादा डर चुके थे, घबरा चुके थे। इस समय वो क्रिएचर जमीन पर शायद मर करके ढेर हो चुका था। उसके बॉडी में बहुत बड़ा छेद हो चुका था और उसका खून चारों तरफ बस फैल चुका था। अपना वैन उन दोनों से कहता है क्या तुम लोग ठीक हो? व्हाइट हेयर वाला लड़का कहता है हाँ हम लोग ठीक हैं, आपका धन्यवाद। ये एरिया मॉन्स्टर से भरा हुआ है तो तुम दोनों के लिए यही ठीक होगा कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ। दोनों में से एक लड़का कहता है उन्हें हमें बचाया है, हम लोग नहीं जानते कि हम आपका रीपे कैसे करेंगे। वैन कहता है तुम लोग फिक्र मत करो। व्हाइट हेयर वाली जो लड़की होती है वो वैन से कहती है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग कम से कम आपको मील तो खिला ही सकते हैं। ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है हाँ ये सही है, हमारी शॉप बस पास ही में है। वैन कहता है मुझे मना करना पड़ेगा, मैं भी इस एरिया में एक दुकान की तलाश में हूँ। लड़की कहती है उस शॉप का नाम क्या है? वहाँ पर जितने भी शॉप है हम लोग सबका नाम जानते हैं। इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम ऑफन होता है और ये 13 साल की होती है। वैन कहता है वो एक टैवर्न है जिसे कि ब्लू नाइट कहते हैं, क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? लड़की कहती है ये हमारी शॉप है, क्या ही कोइंसिडेंस है। ब्लैक हेयर लड़का कहता है क्या सही में? लेकिन जो हमारी शॉप है वो ऐसी शॉप बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बस उसे देखे आकर के। लड़की कहती है तुम अपना मुंह बंद करो। लड़की कहती है मैं ब्लू नाइट की कुक हूँ, मेरा नाम ऑफन है और ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम मैगट है। वैसे हमारे सेवियर तुम्हारा नाम क्या है? वैन कहता है मेरा नाम बैन है। ऑफन कहती है बहुत अच्छा, तो फिर अब तुम हमें फॉलो करो हमारे सेवियर। अब हमें द ब्लू नाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है। इस समय वो तीनों लोग वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और उन सबको आता हुआ देख रहा होता है। वैसे ही ऑफन कहती है हाँ सिया हम लोग वापस आ गए। सामने वाला लड़का कहता है तुम दोनों ने बहुत ज्यादा ही देर लगा दी, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लिया है। ऑफन उन बच्चों से कहती है, ऑफन कहती है माफ कीजिए हमें रास्ते में एक राक्षस मिल गया था। सामने वाला लड़का ये सुनता तो कहता है क्या 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 तुम लोगों को चोट लगी है? ऑफन कहती है नहीं नहीं हम लोग ठीक हैं, एक भले इंसान ने हमें बचा लिया था। लड़का कहता है क्या एक भला इंसान? ऑफन पीछे देखते हुए कहती है हाँ तुम्हें भी उन्हें ग्रीट करना चाहिए, ये बैन है, ये वही है जिन्होंने हमें बचाया है, हमारे सेवियर थे, इसे हमारे शॉप के लिए ही आ रहे थे। लड़का कहता है क्या हमारे शॉप के लिए? लेकिन क्यों? तो चुप हो जाओ, बस इन्हें इन दिखाओ। ऑफन कहती है तुम्हें जो भी सीट पसंद हो तुम ले सकते हो। अपना वैन कहता है लेकिन क्या इस जगह को सिर्फ तुम बच्चे लोग ही चलाते हो? ऑफन कहती है नहीं एक्चुअली हम लोग यहाँ पर सिर्फ रहते हैं। वैन कहता है क्या सिर्फ तुम लोग यहाँ पर रहते हो? ऑफन कहती है जैसा कि तुमने नोटिस किया है हम लोग रियल फैमिली नहीं है, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट किंगडम से आए हैं। जो लिली एंड एन थे उन्होंने वॉर में अपने पेरेंट्स को खो दिया, जो सया का विलेज था उसे मॉन्स्टर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और जो मैगट की फैमिली थी उसके फैमिली को कुछ मर्सनरीज ने मार दिया था। हम लोग बहुत पहले ही मर चुके होते लेकिन एक आदमी हमें यहाँ लाया और हमारी देखभाल की। वैन कहता है क्या एक इंसान? बताती है हाँ इस शॉप के ओनर हैं और हमारे पहले सेवियर। से तुम जिसकी बात कर रही हो वो अभी क्या कर रहा है? शायद वो सो रहे हैं, कल काम से देर से लौटे थे। ईमानदारी से लगता है मुझे उसे जगाना पड़ेगा, प्लीज अब इसे अपने घर की तरह समझे, यहाँ के भोजन का आनंद लें। जब हमारे यहाँ मेहमान आया है तो वो कैसे ही सो सकते हैं। देन वैसे वो एक सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है और देन वैसे ही एक कमरे में पहुंच जाती है और कहती है आखिरकार तुम और कितनी देर तक सोने का प्लान कर रहे हो? आदमी लेटा होता है, वो कहता है हाँ बस थोड़ी देर और, मुझे सोने दो, मुझे माफ कर दो, अभी मैं नहीं उठने वाला। फैन कहती है अब सोना बंद करो, मैगट को शांत करो जाके। रास्ते में एक मॉन्स्टर मिला था, वो लगभग मरते मरते बचा है, वो सही में अभी भी कांप रहा होगा। वो आदमी भी उठते हुए कहता है क्या वैसे क्या तुम लोग घायल हो? क्या तुम लोग ठीक तो हो ना? फैन हंसते हुए कहती है मैं ठीक हूँ,
एक काइंड पर्सन ने हमें बचा लिया। वही आदमी कहता है क्या एक भला आदमी? फैन कहती है हाँ, वो हमारी शॉप की तरफ ही आ रहा था, उसने हमें बचा लिया। आदमी कहता है ठीक है, तो फिर मैं ऐसा यहाँ पर नहीं रह सकता, कम से कम मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसको ग्रीट करना चाहिए। फैन भी कहती है हाँ ये अच्छा आइडिया है। और अब वो जो आदमी होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। फैन कहती है जो आदमी वहाँ पर बैठा है वो वही है, उसने ही हमें बचाया है। आदमी भी कहता है हाँ ठीक है मैं देख सकता हूँ। देन वो आदमी वैसे हमारे एमसी के पास पहुंच जाता है और कहता है हेलो, मैंने सुना है कि तुमने हमारे बच्चों को बचाया है, थैंक यू सो मच। फैन कहता है नहीं, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। फिर भी यह घटनाओं का एक दिलचस्प मोड़ है। आदमी कहता है सर आप हो कौन? उसको देखते हुए और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है तुम बिल्कुल उस व्यक्ति के जैसे दिखते हो जिसे कि मैं ढूंढ रहा था। और जब वो इस कार वाला आदमी भी वैन को देखता है तो वो भी ध्यान से बस अपने एमसी को ही देखने लगता है। देन वैसे ही वैन के सामने बैठते हुए कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ एक ऑनर हूँ एक अनपॉपुलर शॉप का। वैन कहता है फिर भी इन्फॉर्मेशन देने वाले ने डायरेक्टली यहाँ पर आने के लिए बताया है कि यहाँ का जो ओनर है, कि जो इस शॉप का ओनर है वो बहुत ही अच्छे खाने को बनाता है। किसान वाला आदमी कहता है तो सही में एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स है। वैन कहता है पर तुम्हें कोई परेशानी ना हो, मैं खुद से तुम्हारे स्किल्स को देखना चाहूंगा। निशान वाला आदमी कहता है जब मैं अक्सर किचन में होता हूँ तो बच्चे हमेशा शोर मचाते रहते हैं, अगर इससे तुम्हारा आराम खराब हो गया तो? वैन कहता है अगर ये तुम्हारी चिंता है तो कल सुबह कैसा रहेगा, तुम कल सुबह भी अपने स्किल्स को दिखा सकते हो। निशान वाला आदमी कहता है उस समय सभी बच्चे अच्छी तरह सो रहे होंगे। वैन कहता है फिर मैं रात के लिए जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। वो आदमी भी खड़ा होते हुए कहता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। वैसे ही वहाँ से जाते हुए कहता है ऑफेन प्लीज इस जेंटलमैन को अलग से कमरा दिखा दो। ऑफेन भी कहती है मैंने आपको कभी भी किसी को इतनी जल्दी वार्म अप करते हुए नहीं देखा, आखिरकार आपको हुआ क्या है? आदमी कहता है किसे ही पता, हम लोग बस एक जैसे हैं तो इसीलिए बस हम एक दूसरे को समझ गए। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ऑफेन वैन को एक कमरा दिखाते हुए कहती है आप यहाँ पर सो सकते हो और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बस आप मुझे बता दीजिएगा। ये कह करके ऑफेन वहाँ से जाने लगती है। देन वैसे ही वैन कहता है ऑफेन भी कहता है हाँ क्या हुआ? वैन कहता है मुझे धन्यवाद मत करो, ऐसा नहीं है, मैंने बस तुम्हें एक देश से बचाया है। ऑफेन वहाँ से जाते हुए कहती है काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, प्रिस्ट ने हमें बचाया था, उसने भी यही सेम बात बोली थी, तो अब अच्छे से आराम करना। ये कह करके वहाँ से चली जाती है और वैन अब अकेला इस रूम में बचता है। और अब दोबारा से यहीं पर सीन कट हो चुका होता है। इस समय आधी रात हो चुकी होती है और इस समय वैन के दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा होता है और ये शायद कोई और नहीं प्रिस्ट होता है, जिसने कि अपने वेपन को तैयार कर लिया होता है और बस ध्यान से अपने वेपन को ही देख रहा होता है। और अब वो प्रिस्ट अपने वैन के कमरे के अंदर आ चुका था और बस अब सोते हुए वैन की तरफ ही ध्यान से देख रहा था। लेकिन वैसे वो प्रिस्ट अपने वैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है अपने हथियार से, लेकिन वैसे ही अपना वैन अपने हाथों से उसके वेपन को रोक लेता है। ये देखकर तो वो प्रिस्ट भी थोड़ा सा हैरान हो चुका था, वो भी अपने मन में कहता है क्या ये झक रहा था, लेकिन वैसे ही उस प्रिस्ट के ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से जो प्रिस्ट था वो पीछे की तरफ जाने लगा था। वैन अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था प्रिस्ट। इस समय जो प्रिस्ट था वो भी अपने आप को संभाल लिया था और अब प्रिस्ट भी वैन को बस ध्यान से देखने लगा था। और प्रिस्ट भी अपने वैन से थोड़ा सा सतर्क था, क्योंकि प्रिस्ट को पहले से ही वैन के बारे में मालूम था, क्योंकि अपने वैन ने ही माइकल को मारा था और माइकल को हायर किया था इसी प्रिस्ट ने। और अब इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें कुछ समय पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिस्ट किसी आदमी से कह रहा होता है जिसकी आंखों और गर्दन पे निशान है, जिसने की मार्कल को मारा है, इस समय वो मेरे इनके अंदर है। जिस आदमी से प्रिस्ट बात कर रहा होता है वो आदमी प्रिस्ट से कहता है ओह क्या सही में? इससे मुझे परेशानी से छुटकारा मिल गया, मुझे तुरंत फॉर्मेशन का उपयोग करके वहाँ बुलाओ। प्रिस्ट कहता है देखिए अगर वो कुछ कर लेता है तो जरूर ही वो यहाँ से भाग जाएगा, मैं आपको बुलाने से पहले ये श्योर करना चाहूंगा कि वो यहाँ से भाग ना सके। मास्क वाला आदमी कहता है ठीक है तो फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ। और अब दोबारा से मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वैन प्रिस्ट से कहता है बच्चों को पालना लेकिन पर्दे के पीछे चुपके से लोगों को मारना एकदम चूहे की तरह यह बिल्कुल घिनौना है। प्रिस्ट कहता है माफ करना, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर एडल्ट नहीं बन सका, इसे तुम सेव कर सकते हो। वैन कहता है अपनी बकवास करना बंद कर, बस तू ये बता वो कुत्ते का पिल्ला कसोरे कहाँ पर है। और जब वो प्रिस्ट वैन की बात सुनता है तो वैसा ही वो घबरा जाता है और अपने मन में कहता है ये लड़का इसे पहले ही से ही सब कुछ पता है तेजे के बारे में, ये यहाँ पर सब कुछ जानने के बाद आया है। ये सब कुछ सोचने के बाद प्रिस्ट कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वैन अपने हाथों से अपने पट्टियों को उतारते हुए कहता है
मैं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारी एक के बाद एक नसें काटता रहूंगा और तब देखूंगा कि तुम कब तक कैसोरेक के बारे में नहीं बताते हो मुझे। ये कहकर के वैन काफी ज्यादा एनर्जी को अनलीश करने लगा था, अपने शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में माना को निकालने लगा था और फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। इस समय जो प्रिस्ट था वो भी अपने माना को निकालने लगा था और वो भी फाइट के लिए तैयार हो चुका था। वैसे ही प्रिस्ट वैन से कहता है, अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो तो मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वैन कहता है, तो अभी कौन था जो मुझे मारने वाला था? अभी कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? वो कौन था? प्रिस्ट कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहकर के प्रिस्ट कुछ पर्चे को निकाल लेता है और देन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। इस फॉर्मेशन की वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में चारों तरफ एनर्जी फैलने लगी थी, लेकिन वैसे ही वैन के ऊपर बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ने लगता है। अगले ही समय पता नहीं क्या होता है, बहुत ज्यादा ही वहाँ से रोशनी निकलने लगती है और वो लोग शायद इस समय किसी दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे। वैन जब अपने आसपास देखता है तो कहता है अपने मन में, ये प्लेस, ये जगह एक गुफा है। क्या सही में ये एक गुफा है? वैन चारों तरफ से इस गुफा में फंस चुका था और जब वैन इस चीज को महसूस करता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, एक फॉर्मेशन? हाँ, अंकल पार्टल ने मुझे एक बार बताया था। मैंने एक बार अंकल पार्टल से इसके बारे में सुना था। फॉर्मेशन वो चीज होती है जब रेनक्राफ्ट की शक्ति लेटर्स या फिर इमेजेस में अंकित मन के साथ संग्रहित शक्ति को किसी भी समय उजागर किया जा सकता है। आमतौर पर इसे कागज के माध्यम से एक माध्यम के रूप में डाला जाता है, लेकिन इसे स्थानों या वस्तुओं का उपयोग करके भी स्थापित किया जा सकता है। लेकिन वो कहाँ गया? मुझे अब ये मत बताना कि वो यहाँ से भाग गया, लेकिन वैसे ही एक अटैक आकर के वैन के शरीर के ऊपर हिट हो जाता है। इसकी वजह से वैन के फेस के ऊपर निशान बन जाता है। वैन वैसे ही कहता है, क्या ये माना है? इस समय वैन के सामने लगातार बहुत सारे अटैक्स आते जा रहे थे और उन अटैक से वैन अपना पीछे हटता जा रहा था, लेकिन वैसे ही वैन अपने आप को संभालता है और देन वैसे ही अपनी बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ जाता है। वैन ने अपने पंच के साथ सामने अटैक कर दिया था, इसकी वजह से सामने वाली जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। लेकिन वैसे ही वैन कुछ देख कर रुक जाता है और बस सामने की तरफ देखने लगता है। यहाँ पर उसने अटैक किया था वहाँ पर अपने हाथ से एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, दोबारा से गायब हो गया। लेकिन वैसे ही जो प्रीस्ट होता है वो अपने वैन के पीछे आ जाता है और वैसे ही वैन से कहता है, तुम्हें अपने पेट को पीछे नहीं करना चाहिए था। और देन ये कहने के बाद प्रीस्ट अपने वेपन से वैन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। वैन भी उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी उसके चेहरे पर एक और निशान पड़ चुका होता है, उसके गाल से खून निकलने लगता है। वैन कहता है, धत्तेरी की, और ये कह करके उस प्रीस्ट से दूर जाने लगता है। दोबारा से वैन खड़ा होते हुए अपने मन में कहता है, मैं अपनी नंगी आंखों से उसे नहीं देख पा रहा हूँ और उसके किसी भी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि उसका साउंड भी मेरे तक नहीं पहुँच रहा है। तो क्या यही इसका र्यून क्राफ्ट है? इस समय जो प्रीस्ट था वो उस गुफा के सबसे ऊपर खड़ा हुआ था और नीचे की तरफ ही देख रहा था। उसने इस समय अपनी पूरी प्रेजेंस को हाइड कर लिया था और अपने क्लिंग इंटेंट को बस निकालता ही जा रहा था अपने दोनों ब्लेड्स के साथ में। अब हमें प्रीस्ट के र्यून क्राफ्ट के बारे में बताया जाता है। प्रीस्ट का र्यून क्राफ्ट कंसीलिंग र्यून होता है और ये र्यून क्राफ्ट यूजर की प्रेजेंस को पूरी तरीके से मिटा देती है। और हमें दोबारा से उसी केव का सीन दिखाया जाता है। प्रीस्ट ने दोबारा से अपनी पूरी पावर के साथ में वैन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वैन भी वक्त रहते उस जगह से हट जाता है। वैन लगातार भागता जा रहा था, वो एक जगह पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भागते हुए वैन अपने मन में कहता है, इस पतली सी अंधेरी गुफा में टेक्स्ट को डॉज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन उसको लोकेट करना और भी ज्यादा मुश्किल है, उसकी जगह का पता लगाना वो और भी ज्यादा मुश्किल है। और जब वैन ये सब कुछ सोच रहा था अपने मन में, दोबारा से प्रीस्ट अपनी पावर के साथ में वैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना वैन भी उसके अटैक से बच जाता है। वैन इस समय काफी ज्यादा सतर्क हो चुका था। प्रीस्ट के अटैक से बचने के बाद अपने मन में कहता है, लेकिन फिर भी, और इतना कहते ही अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश करते हुए अपनी पूरी स्पीड के साथ में उस प्रीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी फुल स्पीड के साथ में जाने लगता है। वैन की स्पीड काफी ज्यादा थी। इस समय जो प्रीस्ट था वो बस एक जगह पर और बस अपने सामने ही देखे जा रहा था, और जब वो देखता है कि वैन उसके तरफ ही अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। प्रीस्ट उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है और देन अपनी आंखों को फाड़ते हुए अपने मन में कहता है, अब मुझे ये मत बताना कि ये मुझे देख सकता है। इस समय वैन उसके पास पहुंच चुका था और अपने हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया था जोरों से। इसकी वजह से वो खांसने लगता है। उसके बाद अपने उसी एक हाथ से प्रीस्ट को हवा में उड़ा देता है और कहता है, बॉडी को छुपाना बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, मैं अभी भी तुम्हारे माना को देख सकता हूँ। इस समय वैन ने यूज किया था सेकंड मैनिफेस्टेड आर्मामेंट, जिसे
कि ट्रुथ आई कहते हैं असली आंखें। इसका यूज करके यूजर हल्के से भी हल्के माना को देख सकता है। प्रीस्ट पसीने के साथ में कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वैसे ही वैन उसे बहुत जोरों से जमीन में पटक देता है। इसकी वजह से उस गुफा में बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था। इस समय प्रीस्ट अपने मुंह से बस खून की उल्टियां करने लगा था। और देन वैसे ही वैन से कहता है मेरे असैसिनेशन के 40 साल में तुम दूसरे इंसान हो जिसने मेरे माना को ढूंढा है, जिसने मेरे र्यूनक्राफ्ट को खोजा है सिर्फ अकेले माना के साथ में। वैन प्रीस्ट से कहता है कैसोरे कहाँ है। प्रीस्ट दोबारा से कहता है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने मेरे बच्चों के बारे में क्या सोचा है या फिर नहीं सोचा है। हालांकि अनाथ हाल ही में थोड़े से डरावने रहे हैं। वैन प्रीस्ट के हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ वो हरामी कैसोरे कहाँ पर है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। और ये कहकर के उसके एक हाथ को उखाड़ देता है वैन, जिसकी वजह से प्रीस्ट बहुत जोरों से चिल्लाता है। प्रीस्ट अपने कटे हुए हाथ को पकड़ते हुए कहता है कैसोरे हाँ उसके ऑर्डर की वजह से ही, सिर्फ उसके ही एक ऑर्डर की वजह से ही मैंने अनगिनत लोगों को मारा, मुझे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। वैन उसके दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहता है अगर तुमने एक और बार कुछ भी बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दूसरे हाथ को भी उखाड़ दूंगा। प्रीस्ट दोबारा से कहता है लेकिन अभी भी चाहे हर कोई मेरी निंदा क्यों ही ना करे, मैं अभी नहीं मरने वाला। जब तक मैं अपने बच्चों की प्रोटेक्शन नहीं कर लेता तब तक कि मैं नहीं मरने वाला, तो इसीलिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांगता हूँ। लेकिन वैसे ही वैन उसके बॉडी से एक और फॉर्मेशन पर्चा निकालता है, फॉर्मेशन पेपर निकालता है। और जब वैन ये देखता है तो किलिंग इंटेंट को निकालते हुए कहता है क्या एक और फॉर्मेशन। और देन उसके अगले ही पल वहाँ पर कोई आ जाता है और अपने वैन के ऊपर अटैक कर देता है। ये वाला अटैक बहुत ज्यादा ही खतरनाक से बहुत ज्यादा ही मात्रा में माना निकलने लगा था। और जो अपना वैन था वो भी दिवाली में जाकर के लड़ता है, उस गुफा में जाकर के लड़ता है। लेकिन तुरंत वैन अपने आप को संभाल लेता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। वहाँ पर वही नकाबपोश आदमी आ चुका था और वो भी अपने किलिंग इंटेंट अपने माना को निकालते हुए कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही निकाला, वो र्यूनक्राफ्टर जिसने मार्गल को मारा था, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही निकाला कमीने। वैन अपने मुंह को पोंछते हुए कहता है अबे ओए क्या तू देख नहीं पा रहा है कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इस समय जो वैन था वो काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट को निकालने लगा था, जिसे देख करके किसी की भी रूह कांप जाए। और इसमें बस वो उस नकाबपोश वाले आदमी को ही ध्यान से किलिंग इंटेंट को निकालते हुए देख रहा था। तो अब तुम लोग इस सीरीज में भर भर के प्यार दिखा दो, जितना हो सके उतना हाइप कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, जिसकी वजह से इसके जैसे ही आगे के चैप्टर आएंगे मैं वैसे ही ला सकूं। तो प्लीज इस सीरीज को भर भर के प्यार देना और तुम लोग दोगे तो मैं इस सीरीज को भी जरूर कंटिन्यू करूंगा। जैसे चैप्टर आएंगे मैं वैसे अपलोड कर दूंगा। मुझे पता है तुम लोग कर दोगे, तो अब सब्सक्राइब भी कर देना। जिन लोगों ने भी हेवनली डीमन, लाइटनिंग जीनियस और द स्टार ऑफ अ सुप्रीम रूलर इन तीनों सीरीज को नहीं देखा है तो यार ये तीनों मेरे चैनल की सबसे बेस्ट सीरीज है, तो जल्दी जाओ देखो जाकर के। जिन लोगों ने देख लिया तो उनको थैंक्स। तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।